Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हम करेंगे। चैप्टर को दोबारा से पढ़ा तो हमने बहुत अच्छे से ऑब्वियसली, पर रिवीजन तो हम करते ही, जरूरी है ना कि वन सिटिंग में आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझें। अलग अलग ये चंक्स में ना समझे और इकट्ठा समझ लें, तो चंक्स वाला भी अवेलेबल है अगर शॉर्ट शॉर्ट जिसको पढ़ना है। अदरवाइज जिसको वन गो में पढ़ना है तो उसके लिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन रहता है। और ये क्या रहता है, एक रिवीजन है, रिवाइज करने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, अब जब इतनी अच्छी चीज मैं आपके लेकर आई तो आप भी एक अच्छा काम कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, फटाफट से क्या कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर देखिए जरा प्रभाकर क्या कर रहा है, प्रभाकर क्या कर रहा है, फिर हम क्या करेंगे देखेंगे कि कुछ तो प्रभाकर कर रहा है, तो प्रभाकर क्या कर रहा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से। ओके चलो, प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। प्रभाकर कहाँ है, ब्लैक स्मिथ की शॉप में है। किसके, लोहार की शॉप में है। टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ये तो स्टार्टिंग है, इंट्रो है जस्ट। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि प्रभाकर कहाँ है। ये जो प्रभाकर है प्यारा सा बच्चा, ये ब्लैक स्मिथ की शॉप में है। ब्लैक स्मिथ जिनको हम लोहार बोलते हैं, है ना, आयरन वगैरह का जहाँ पे काम होता है। प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ्स एट द लोकल शॉप। प्रभाकर बैठा हुआ था, है ना, प्रभाकर बैठा हुआ था बढ़िया सा, और किसके साथ, किसके यहाँ, स्मिथ को, लोहार को देख रहा था, लोकल शॉप में काम करते हुए देख रहा होगा, वहां बैठा था और लोकल शॉप में लोहार काम कर रहा था, नोटिस कर रहा था। There was a small bench on which iron tools like axe and sickles were laid out, ready for sale. अब वहां पे क्या थी, स्मॉल बेंच थी, एक बेंच थी। बेंच में जो सामान था, आयरन के जो टूल्स थे, है ना, आयरन के जो सामान थे, जैसे एक्स हो गई, कुल्हाड़ी वगैरह, सिकल्स, ये सब क्या थे, वो जो सिकल्स जो ऐसे पेड़ वगैरह क्रॉप्स काटने के ऐसे काम आते हैं, वो था इस तरीके से, हसिया या जो ऐसा बोलते हैं ना हम, काटने के लिए। अब एक्स और सिकल्स जो है रखी हुई थी, किसके लिए, बेचने के लिए। कोई आएगा खरीदेगा, बेंच में वो देख रहा था सामान रखा है। अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग, बहुत मतलब ऐसे आग क्या होती, जल रही थी, है ना, फायर जो थी अच्छी बढ़िया सी आग क्या हो रही थी, जल रही थी, बर्निंग। एंड 2 men were heating and beating metal rods into shape. अब जो दो, मतलब आग जल रही थी, तेज आग जल रही थी, तो उसमें जो दो लोग थे काम पे लगे हुए थे आदमी, ठीक है, क्या कर रहे थे, गरम कर रहे थे और बीट कर रहे थे वो रॉड को। वो रॉड को गरम करके बीट करके शेप दे रहे होंगे। ठीक है, वो जो रॉड थी उसको गरम करके शेप दे रहे होंगे। पहले अच्छा गरम करने रखा, गरम हो रहा था, और फिर इसको ठोक ठोक से बीट कर रहे थे, ऐसे मार के शेप दे रहे थे। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइसी। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि बहुत ब्राइट फायर में उसको जलाया जा रहा था, तो काफी गर्म होगा, और जब उसको ऐसे बीट करा जा रहा होगा, ठोका जा रहा होगा, शेप दिया जा रहा होगा, तो नॉइसी, हल्ला हो रहा होगा। It was very hot and noisy and yet it was fascinating to watch what was happening. लेकिन फिर भी वो कैसा था, बहुत ज़्यादा fascinating था कि क्या हो रहा है। ठीक है, जो हो रहा था उसको देखना बहुत ही ज़्यादा क्या था, fascinating था। तो बेसिकली लोहार को जो प्रभाकर काम करते हुए देख रहा था, पहले तो सामान वहाँ बिक रहा था, मतलब रखा हुआ था बेचने के लिए, और जो दो आदमी वो काम कर रहे थे, है ना, जो रॉड है, आयरन रॉड, उसको गरम कर रहे थे। गरम करके क्या कर रहे थे, तेज अच्छा गरम हो रहा था, जल रही थी, गरम था, और हल्ला भी हो रहा था, बीट कर रहे थे उसको शेप देने के लिए। तो ये सब कैसा था, हॉट और नॉइसी था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था देखना। क्लियर आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बढ़िया है ना सब, आगे बढ़े चलो। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, अब देखेंगे हम किसको, आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर को। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। हम अक्सर क्या करते हैं, आयरन, लोहा है, ठीक है, लोहा तो मिल जाता है, लोहा है तो हर जगह दिखता है। क्या है लोहा, हम ऐसा सोचते हैं ना कि जो चीज़ें दिखती नहीं है वो रेयर है, तो वो अनकॉमन है, अरे बाप रे वो कुछ खास है। लोहा है तो हर चीज़ में यूज होता है, तो हम उसको ज़्यादा इतना वो नहीं करते, तो हम उसको क्या रहते हैं, हल्के में ले लेते हैं बेसिकली, फॉर ग्रांटेड।
थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हाँ भाई बिल्कुल, चीजें चाहे वो आयरन से बनी हो या हम स्टील कह रहे हैं, ये क्या है, हमारी जिंदगी की डेली लाइफ के लिए क्या है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी डेली लाइफ का, डेली की चीज़ों का कुछ किसी ना किसी चीज़ का ये आयरन और स्टील हिस्सा है। कहीं ना कहीं में आयरन स्टील मिल ही जाएगा, यानी हम ऐसा एक भी जगह नहीं कह सकते कि आयरन स्टील का यूज़ ही ना हो, ठीक है। The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आयरन बड़ा यूजफुल है, ऐसा है वैसा, ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन ये यूज होना कब स्टार्ट हुआ, कभी तो स्टार्ट हुआ होगा, है ना, कभी तो चीज़ें शुरू से शुरू हुई होगी। तो सब कॉन्टिनेंट में कब शुरू हुआ था, 3000 ईयर्स अगो। आयरन का यूज सब कॉन्टिनेंट में लगभग 3000 सालों पहले यूज हुआ था। किसका, आयरन का जो यूज है बिगिन हुआ था सब कॉन्टिनेंट में 3000 ईयर्स अगो, 3000 सालों पहले हुआ था, ठीक है। Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burial about which you read in chapter 4। हाँ, हमने चैप्टर 4 में मेगालिथिक बरियल के बारे में पढ़ा था। क्या, पहले तो ये तो समझेंगे ही हम, मेगालिथिक बरियल क्या है, याद है कि भूल गए, चैप्टर 4 में पढ़ा है इसके बारे में। चलो मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ, इस तरीके से ऐसा था, ठीक है। बरियल थी, बरियल यानी ऐसी जगह जहाँ किसी को दफनाया जाता है ना, दफनाने वाली जगह। अब बीच में हमने देखा था इस तरीके से दफनाया जाता है और आसपास बड़े बड़े से स्टोन रख लिए जाते हैं। तो बरियल, मेगालिथिक बरियल, बड़े बड़े पत्थर जहाँ रखे जाते हैं, बरी करा जाता है, लोगों की लाशों को दफनाया जाता है, डेड बॉडी को दफनाया जाता है, तो बरियल साइट। तो मेगालिथिक बरियल के बारे में हमने पढ़ा था, इस तरीके का हमने देखा था ना, ऐसे रखे रहते स्टोन। तो ऐसे ही जो लार्जेस्ट कलेक्शन है, अच्छा खासा कलेक्शन किसका, आयरन के टूल्स, लोहे के टूल्स और वेपन्स का हमें मिलता है कहाँ पे, मेगालिथिक बरियल में, ठीक है। अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 4, जिसके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, मेगालिथिक जो है बरियल के बारे में। तो जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। हमारे सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज कब स्टार्ट हुआ था, 3000 ईयर्स अगो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, कब हुआ था, 3000 ईयर्स अगो। ये क्या है, ये आयरन टूल्स है, क्लियर, आयरन टूल्स है। आगे बढ़े, चल। अराउंड 2500 ईयर्स अगो देयर इज एविडेंस फॉर ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। देखो बिगिन कब हुआ, लेकिन उसका यूज और बढ़ जाना, ग्रो कर जाना, मतलब और ज्यादा आयरन का यूज, और चीजों में आयरन का यूज, तो कब बढ़ा था, 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। देयर इज एविडेंस फॉर दी ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। ये एविडेंस है किसमें, इसमें जो यूज बढ़ा था किसका, आयरन टूल्स का यूज होना जहां स्टार्ट हुआ था, इसके क्या मिलते हैं हमें, एविडेंसेस मिलते हैं, क्लियर। कब, 2500 ईयर्स अगो। दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड आयरन प्लाउशेयर। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, आयरन टूल्स की हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किस काम आती है भाई, फॉरेस्ट को ऐसे क्लियर करने के लिए, लकड़ी वकड़ी काटने के लिए, ठीक है। और आयरन प्लाउशेयर का, किसका यूज, आयरन प्लाउशेयर। As we had seen chapter 5, the plowshare was useful for increasing agricultural production। जैसे कि हमने चैप्टर 5 में, आपने जब चैप्टर 5 हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किससे, किसके थ्रू बढ़ रहा था, प्लाउशेयर के बदले, किसके थ्रू, प्लाउशेयर की हेल्प से, किसकी हेल्प से, प्लाउशेयर की हेल्प से हमें बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था, हाँ, प्लाउशेयर की हेल्प से बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था। तो हमें कह रहे हैं कि हमने ये चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 5 में, कि कैसे जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। तो जी हाँ, हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से, 3100 ईयर्स अगो, 3100 ही निकलता है मेरे मुँह से, आई एम सॉरी, 300 ईयर्स अगो, 3000 सॉरी, 3000 ईयर्स अगो क्या हुआ था, बिगिनिंग ऑफ आयरन, आयरन यूज की शुरुआत हुई थी, आयरन को यूज करने की शुरुआत हुई थी 3000 ईयर्स अगो, ठीक है, ओके। अब 2500 ईयर्स अगो, जो यूज है, क्या हुआ था, यूज और ज्यादा हुआ था, यूज क्या हुआ था, और ज्यादा स्टार्ट हुआ था, यूज ग्रो हुआ था, ठीक है, क्लियर हुआ। हमने क्या बोला कि आयरन कब, आयरन का जो स्टार्टिंग है सब कॉन्टिनेंट में कब हुई थी, आयरन की स्टार्टिंग हुई थी सब कॉन्टिनेंट में 3000 सालों पहले, ठीक है, 3000 सालों पहले स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2500 ईयर्स अगो इसका यूज और ज्यादा स्टार्ट हुआ था, किसका, आयरन टूल्स का। अब यहाँ पे और क्या बात हो रही है
क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी, जैसे फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए हम जो हथौड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, हथौड़ी बोल रही सॉरी, कुल्हाड़ी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या जो आयरन प्लाउशेयर। क्लियर, चलो। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन। अब हमने एक चीज देखी कि जो प्लाउशेयर है किस लिए यूज हो रहा है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर के उत्पादन को करने के लिए अच्छा यूज हो रहा है। तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी, इरिगेशन। क्या थी इंपॉर्टेंट, इरिगेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंचाई। The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. जिन राजा, जिन महाराजाओं के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, हम बोलते ना, अरे बड़ा ही पावरफुल एम्पायर, बड़ा ही फ्लोरिश किंगडम, क्यों, कैसे हो पाता है, जब तक ये जो विलेजेस है ये फ्लोरिश ना हो, जब तक गांव संपन्न नहीं होंगे, तो जो राजा महाराजा का जो किंगडम है, एम्पायर, वो भी संपन्न, फ्लोरिश नहीं हो पाएगा, पावरफुल नहीं हो पाएगा। While new tools and the system of transplantation, चैप्टर 5 में भी पढ़ा है, इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज। नए नए जो टूल्स हैं, है ना, नए नए भाई टूल्स यूज करने लग गए, सिस्टम यूज करने लगे ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ठीक है, जिसने क्या हुआ, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, और इरिगेशन क्या हुई, इरिगेशन भी साथ में यूज हुई, सिंचाई का भी यूज बढ़ा। Irrigation work that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes. इरिगेशन जैसे कि मैंने बताया, इरिगेशन यानी सिंचाई करना। सिंचाई करना मतलब सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए पड़ता है, सिंचाई करने के लिए क्या चाहिए पड़ता है, पानी चाहिए पड़ता है खेतों में, ठीक है। तो अब पानी स्टोर करने के लिए, ये सब प्रोसेस के लिए क्या चाहिए पड़ेगा हमें, जैसे कैनल्स बनवा दिए, है ना, कैनल बनवा दिए, कुएं बनवा दिए, टैंक बनवा दिया, या आर्टिफिशियल लेक बनवा दी, ताकि वहाँ पे पानी स्टोर रहेगा। तो इरिगेशन के लिए हेल्पफुल होगा, नहीं होगा, इरिगेशन के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, मतलब हेल्पफुल होगा तभी तो जाके हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, फसलें अच्छी लहराएंगी, बढ़िया फसलों को पानी मिलेगा, जमीन उपजाऊ रहेगी, मिट्टी उपजाऊ रहेगी, तो बढ़िया रहेगा ना, फसल अच्छे से उगेगी। क्लियर, फसल अच्छी उगेगी, अच्छा खासा अनाज होगा, किसान अच्छा खासा अनाज उगा पाएंगे, राज्य में अनाज जा पाएगा, सब कुछ सही से चलेगा, किसान भी खुश रहेंगे, तभी तो जाके किंगडम, राजा का राज्य कैसा रहेगा, संपन्न रहेगा, पावरफुल बनेगा, फ्लोरिश बनेगा। अनाज की जरूरत नहीं पड़ती, अनाज की जरूरत क्या पड़ती नहीं, मेन बात तो पेट की आ जाती ना, खाने की। हम कभी कभी क्या बोलते हैं, जैसे अभी तो हम चलो अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, है ना, कि हम अदर चीज़ों के लिए भी बोलते हैं कि यार ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, लेकिन कोई गरीब है तो क्या बोलेगा, यार कमाना है इसलिए क्योंकि 2 वक्त की रोटी, उसके दिमाग में ये नहीं आएगा अच्छी ड्रेस या पार्टी या ये या वो या कुछ खरीद ले, नहीं, उसके दिमाग में क्या आएगा, इतना तो थोड़ा आज का मैं कमा लूँ, क्यों भाई, पेट भरना है। क्लियर, तो बात पेट की आ जाती, भूख की आ जाती, तो भूख कैसे मिटेगी भाई आपकी, खाने से। खाना अनाज कैसे आएगा भाई, जब किसान किसानी करेगा, बढ़िया सी फसल होगी, फसल कैसे होगी, जब बढ़िया इरिगेशन या ये सब प्रोसेस होगी, प्रोडक्शन अच्छा रहेगा एग्रीकल्चर। क्लियर हुआ, आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। हु लिव्ड इन द विलेजेस, विलेजेस में कौन रहते थे, है ना, हु लिव्ड इन द विलेजेस, तो ये हमें बताना है, जरा देखिए भाई कौन रहते थे। There were at least 3 different kinds of people living in most villages in the southern and northern part of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट के, सबकॉन्टिनेंट हम पूरा भी इंडिया को ऐसे लेके ही चलते ना पूरा, तो हमें बात करें सबकॉन्टिनेंट के, देखो मैं भी उल्टी कर रही हूँ, ये उल्टा ही बना रही हूँ, ऐसे नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, तो हमें बोल रहे हैं साउथ के पार्ट में या नॉर्थ के पार्ट में, यहाँ पे, यहाँ के अगर विलेजेस की बात करें तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट कितने 3 डिफरेंट काइंड के जो है लोग देखने को मिलेंगे, 3 डिफरेंट काइंड के लोग यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, नदर्न और सदर्न पार्ट ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, वो भी कहाँ पे हम बात करें, गाँव की, विलेजेस में। इन द तमिल रीजन, अगर हम तमिल एरिया की बात करें, कहाँ की बात करें, अगर हम तमिल रीजन की बात करें, तो तमिल रीजन में क्या मिलेंगे हमें, तमिल रीजन में हमें मिलेंगे लार्ज लैंड ओनर, बड़े बड़े भाई भूस्वामी, है ना, जमीनों के मालिक, जिनके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, जिनके लिए बोला जाता है वेलालार, ठीक है, ये यहाँ मैं अभी लिख दूंगी तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, जिनको वेलालार कहा जाता है। ऑर्डिनरी प्लाउमैन, इनको क्या कहा जाता है, उजावर, ठीक है। लैंडलेस लेबर्स, ऐसे लेबरर्स जो जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, दूसरों की फील्ड में काम कर रहे हैं, है ना, जिसमें स्लेव्स भी हमें मिलेंगे, इनको कहा जाता है कदाई सियार, और जो स्लेव्स हैं उनको आदिमई। अब नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो जो विलेज हेडमैन है उनको क्या कहा जाता है, ग्राम भूजिका। तो अगर सिर्फ हम तमिल रीजन की बात करें, यहाँ पे फोकस करें तमिल रीजन,
तमिल रीजन की बात करें तो हमने पहला कौन सा देखा? हमने पहला देखा यहाँ पे लार्ज लैंड ओनर्स। लार्ज लैंड ओनर्स जिनको क्या कहा जाता है, जिनको क्या नाम दिया गया? वेललार। ठीक है, जिनको क्या नाम दिया गया? जिनको नाम दिया गया वेललार। ठीक है, सेकंड हमें क्या बोले? ऑर्डिनरी प्लाउमैन। कौन है, किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑर्डिनरी प्लाउमैन की। इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया उजावार। क्या कहा है इनको? इनको कहा गया उजावार। फिर कौन थे? फिर थे हमारे लैंडलेस लेबर्स। कैसे लेबर्स? बेचारे जो लैंडलेस हैं, जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है। थर्ड, इनको क्या कहा? कदईसियार। क्या कहा इनको? इनको कहा गया कदईसियार। ये लिखा है ना यहाँ पे। फिर थर्ड कौन है? लास्ट स्लेव्स है हमारे। स्लेव्स को क्या कहा गया है? स्लेव्स को कहा गया है आदिमई। स्लेव्स को क्या कहा? आदिमई। यही लिखा था ना तमिल रीजन में, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि यहाँ पे तो पढ़ लोगे, पर यहाँ पे एक के बाद लिखा रहेगा तो इजी रहेगा। तो तमिल रीजन में क्या क्या नाम थे? लार्ज लैंड ओनर्स, बड़े बड़े जो भाई भूस्वामी, उनको वेललार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको वेललार कहा जाता था। फिर जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन थे वो उनको उजावार कहा जाता था। जो ऐसे लैंडलेस लेबरर्स भाई जो दूसरों के फील्ड में काम करते उनको कदाईसियार कहा जाता था। स्लेव्स को आदिमई कहा जाता था। फिर नॉर्दर्न एरिया की बात करें तो यहाँ पे विलेज हेडमैन को, है ना, नॉर्थ में, चलो इसको यहीं लिख देती हूँ, इन नॉर्थ जो विलेज हेडमैन है उसको क्या कहा जाता था? उसके लिए नाम यूज करा जाता था ग्रामा भोजिका। क्या नाम यूज किया जाता था? इसके लिए नाम यूज किया जाता था ग्रामा भोजिका। ठीक है, क्या नाम यूज किया जाता था? ग्रामा भोजिका। ठीक है, ये नॉर्दर्न रीजन में। अभी हमने तमिल का देखा था, इससे पहले वेललार वगैरह वाला जो पढ़ रहे थे, ये नॉर्दर्न, क्योंकि हमने देखे 3 काइंड्स ऑफ पीपल एटलीस्ट हमें देखने को मिले विलेजेस में। कहाँ पे? सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न रीजन और सदर्न रीजन में। सदर्न रीजन यानी साउथ के रीजन, दैट मीन्स हमने तमिल का देखा कि लार्ज लैंड ओनर्स को वेललार, ऑर्डिनरी प्लाउमैन को उजावार, लैंडलेस लेबर्स को कदाईसियार, और जो स्लेव्स है उनको आदिमई कहा जाता है। ऐसे ही नॉर्दर्न रीजन में कौन थे? ग्राम भोजिका। जो कौन थे? जिनको विलेज हेडमैन को ग्राम भोजिका कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। किस पोजीशन की बात करें? किसके लिए बात करें? ये नहीं भूलना, ग्रामा भोजिका की। किसकी बात करें? ग्रामा भोजिका की बात करें। ठीक है, ये नहीं भूलना। तो ग्रामा भोजिका दैट मीन्स विलेज हेडमैन। ये पोस्ट कैसी रहती थी? हेरिडिटरी रहती थी, है ना। मतलब जैसे राजा महाराजा का रहता ना कि भाई हमें पता है हम तो बन नहीं सकते, जो राजा है उनका बेटा ही राजा बनेगा या उनका भाई बन जाए, जो भी बन जाए तो उन्हीं के यहाँ से ही राजा बनेंगे। ऐसे ही जो विलेज हेडमैन रहते थे, यानी जो हम कह रहे लार्ज लैंड ओनर्स रहते थे, यानी जो ग्राम भोजिका जिन्हें हम कह रहे ग्राम भोजिका, उनकी पोस्ट कैसी रहती थी? हेरिडिटरी रहती थी। यानी उनके पिताजी हेडमैन रहे होंगे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसे कर करके इनका रोल रहता था। दैट मीन्स अच्छे पावरफुल होंगे। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। अदर शब्दों में समझे तो पोस्ट कैसी थी? हेरिडिटरी थी।
द ग्राम भोजिका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। जो ग्राम भोजिका अक्सर क्या रहते थे भाई, लार्जेस्ट लैंड ओनर्स, ऑफन दी लार्जेस्ट लैंड ओनर, क्या रहते थे, लार्जेस्ट लैंड ओनर, अच्छे खासे मतलब जमीन जायदाद वाले लोग। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। ये फीचर्स हम किसके पढ़ रहे हैं, इतनी तारीफ हम किसकी पढ़ रहे हैं, ग्राम भोजिका की, कि कैसे थे, लार्जेस्ट लैंड ओनर्स थे, विलेज हेडमैन थे, पोजीशन भी कैसी, हेरिडिटरी। साथ में हमने देखा कि अब ऑब्वियसली अच्छे पैसे खासे वाले लोग हैं बढ़िया से, है ना, बड़ी बड़ी जमीनें, खुद तो काम करेंगे नहीं, तो ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। क्या रहता था, इनके पास जो है दास वगैरह रहते होंगे, है ना, स्लेव्स रहते होंगे, लेबरर रहते होंगे, मजदूर रखे होंगे जो यहाँ इनके यहाँ काम करते होंगे, हायर्ड वर्कर्स होंगे, क्योंकि खुद तो काम करेंगे नहीं, काम करने वाले रखे रहते थे। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. वैसे अक्सर और भी साथ में, ये कैसा था, हमने देखा पावरफुल था, है ना, तो राजा क्या करता था, इसको यूज करता था, बोलता था कि भाई आप विलेज के हेडमैन हैं, बड़े पावरफुल हैं, आपका नाम है, रुतबा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है आपके पास, तो आपको एक ड्यूटी दे देता हूँ मैं, चलो कि आप क्या करो, गाँव के लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का काम किया करो। क्यों, क्योंकि आपका रुतबा है। तो ये क्या करते थे, विलेज के लोगों से, गाँव के लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का भी काम करते थे। कौन, किसकी बात हो रही है, ग्राम भोजिका की। क्लियर, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। ग्राम भोजिका के बारे में ध्यान दे लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या, क्यों पावरफुल था ग्राम भोजिका, लार्जेस्ट लैंड ओनर था, है ना, विलेज हेडमैन था, इन्हीं की फैमिली भाई जनरेशन टू जनरेशन बनते थे ये लोग, है ना, साथ में हमने देखा अच्छे खासे लैंड को, बड़े से एरिया को जो है ओन करते थे, इनके अंडर स्लेव्स या हायर्ड वर्कर्स थे, साथ में पावरफुल था, तो राजा भी इनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए यूज करते थे गाँव से। क्लियर, चलो। He also functioned as a judge and sometimes as a policeman। और भी इंपॉर्टेंट सुन लो, देखो कई बार तो एज अ जज और कई बार तो एज अ पुलिसमैन भी क्या करते थे, काम करते थे, फंक्शन करते थे। ठीक है, एज अ जज, एज अ पुलिसमैन भी कई बार ये काम करते थे। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजिका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिज, मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉलर लैंड ओनर्स। ग्राम भोजिका के अलावा और भी लोग थे, ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ उसी का रोल है। तो देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर, और भी इंडिपेंडेंट फार्मर थे जिनको क्या कहा जाता था, गृहपतिज, यानी क्या बोला जाता था इनको, इन इंडिपेंडेंट फार्मर को क्या बोला जाता था, गृहपतिज, मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉलर लैंड ओनर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट फार्मर्स तो थे लेकिन ज्यादातर इसमें क्या थे, ऐसे स्मॉल जो है फार्मर्स भी थे, लैंड ओनर्स थे, है ना, मतलब इंडिपेंडेंट फार्मर्स रहते वो किसान ही थे। ठीक है, जिनको गृहपतिज कहा जाता था। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं हुए, किसी का सहारा लेके काम करे, किसी के लिए काम करे, नहीं खुद का, लेकिन मालिक भी रहते थे, जमीनों के मालिक भी थे, लेकिन छोटे लेवल पे। जैसे बड़े लेवल पे ग्राम भोजिका लार्ज लैंड ओनर्स, तो ये स्मॉल लैंड ओनर्स थे, स्मॉलर। ठीक है, कौन, गृहपतिज। And then there were men and women such as Dasa Karmakara who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others। अब और भी थे, और भी जो थे यहाँ पे अदर मैन और वुमेन थे, कौन कौन, सच एज दास कर्मकारा। कौन थे, दास कर्मकारा थे। हु डिड नॉट ओन लैंड, जिनकी खुद की कोई ज़मीन नहीं थी ना, कोई ऐसी खुद की ज़मीन नहीं थी। एंड हैड टू अर्न लिविंग, और हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन बाय अदर्स। जैसे जो दूसरों की ज़मीनों पे काम करते थे, तो ऐसे करके बेचारे अपना काम चलाते थे। कौन, दास कर्मकारा। क्लियर, कौन, मैन एंड वुमेन, जो उनको हमारे दास कर्मकारा, खुद की कोई ज़मीन नहीं थी, लैंडलेस थे ये लोग, और दूसरों की ज़मीन पे, फील्ड पे ये लोग काम करते थे। क्लियर हुआ, आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना, क्लियर है। चलो, in most villages there were also some craft persons such as the blacksmith, potter, carpenter and weaver। और भी बहुत से विलेजेस में और भी लोग हमें देखने को मिलेंगे, जैसे क्राफ्ट पर्सन हो गए। क्राफ्ट पर्सन कौन कौन, ब्लैक स्मिथ, लोहार हो गए, पॉटर हो गए, पॉटरी का काम करते, घड़ा वड़ा बनाने वाला, कारपेंटर हो गए, और वीवर हो गए। ठीक है, तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, विलेज में के बारे में जाना है ना, विलेज में कौन कौन रहते थे। तमिल रीजन का देख लिया, अब हम मतलब सदर्न रीजन का देख लिया, साउथ के रीजन का देख लिया,
साउथ के रीजन में हमने डिस्कस किया था वेलुलार वगैरह है ना, स्लेव्स वगैरह, ऑर्डिनरी प्लाउमेन। अब हम देख रहे हैं नॉर्थ का, तो नॉर्थ में हमने किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा देखी भाई, ग्राम भोजिका की। ग्राम भोजिका के अलावा इसके तो फंक्शन बहुत सारे, पुलिस की तरह काम कर लेता है, कभी कभी जज की तरह, पावरफुल है, बड़े बड़े लैंड ओनर है, हेरिडिटरी पोजिशन है, पावरफुल है बेसिकली। दूसरे हमने क्या देखे, इंडिपेंडेंट फार्मर जो स्मॉलर लैंड ओनर है, कौन, गृहपति। इनके अलावा और कौन देखे हमने देखे दास कर्मकारा, जो ऐसे मैन और वुमेन की खुद की तो बेचारों की जमीन नहीं रहती, दूसरों की जमीनों में काम करते हैं। बहुत से विलेजेस में हमने और भी अदर लोग भी देखे, क्राफ्ट पर्सन जैसे जो ब्लैक स्मिथ, लोहार हो गए, बड़े ही हो गए, कारपेंटर, पॉटर, वीवर वगैरह। ठीक है, तो यानी विलेजेस में कैसे कैसे किन किन टाइप के लोग रहते थे, क्या क्या काम करते थे, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, वो सब हमने देखा। आया समझ में कि नहीं आया, इतना जल्दी से बता दो, इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ ही गया होगा तो क्या कर दो, अभी तक आप लोग ने लाइक किया कि नहीं किया, नहीं किया तो फटाफट से जल्दी से लाइक शेयर करो, अभी भी बहुत चैप्टर आपका बाकी है। ठीक है, अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो चैप्टर क्या है, शुरू ही हुआ है, तो जल्दी से लाइक शेयर करो फटाफट से, फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलो। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस, क्या देखना है भाई हमें, अर्लीस्ट सबसे पुरानी जो है तमिल कंपोजिशन कौन सी लिटरेचर, जरा देखते हैं। इन दी सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल known as Sangam literature were composed around 2300 years ago, है ना। Some of the earliest work in Tamil, एक जो थी बहुत ही पुराना earliest work था तमिल में, जिसको क्या कहा जाता था, known as संगम लिटरेचर, जिसको क्या कहते थे, जिसको नाम दिया गया था संगम लिटरेचर, जो कि अर्लीस्ट वर्क, तमिल वर्क था। ठीक है, तमिल रीजन में हुआ था। वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स अगो, कब कंपोज की गई थी, लगभग 2300 साल पहले, कब कंपोज की गई थी, लगभग 2300 साल पहले। ठीक है, These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams of poets that were held in the city of Madurai. The Tamil terms mentioned above the found of संगम लिटरेचर, पर इनको इसको नाम संगम क्यों दिया, क्यों, क्योंकि ये होती थी मदुरई में, जैसे असेंबलीज होती थी, वहाँ पे पोइट्स मिलते थे, उन्हीं असेंबलीज को संगम कहा जाता था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा था संगम लिटरेचर, जो कि क्या है, अर्लीस्ट तमिल वर्क है। कब बिगिन हुई थी, स्टार्ट हुई थी, कंपोज हुई थी लगभग 2300 ईयर्स अगो, जो है तमिल टर्म मेंशन किया जाता है, जो हमें संगम लिटरेचर में मेंशन है। क्लियर, कॉइन्स, किसके बारे में देखेंगे हम, कॉइन्स के बारे में देखेंगे। ये क्या है, ये हमारे सामने कॉइन्स हैं, ले लो पैसे और मार्केट चले आओ, सामान खरीद के आओ, बढ़िया स्नैक्स खाओ, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत से ऐसे जो है कॉइन्स मिले, सिक्के मिले इस पीरियड से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे, थाउजेंड्स ऑफ सिक्के। The earliest coins which were in use for about 500 years were punch-marked coins such as the one shown here. जो earliest, सबसे पुराने हमें देखने को मिलते कौन से थे, पंच-मार्क्ड coins। कौन से थे, पंच-मार्क्ड coins थे, लगभग 500 years तक जो क्या रहे, इंपॉर्टेंट रहे, यूज होते रहे, है ना, जो लगभग 500 सालों तक क्या होते रहे, यूज होते रहे, क्या होते रहे, यूज होते रहे, लगभग 500 सालों तक। ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में कि नहीं आया। ये क्या है, इस तरीके से हमारे पंच-मार्क्ड coins से, देखो आगे बढ़े, क्या देख रहे हैं हम कॉइन्स के बारे में। ठीक है, चलो, पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप, ईदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड आउट ऑफ फ्लैटन मेटल ग्लोबस, अ स्मॉल स्पेरिकल बॉडी। ठीक है, जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं जनरली कैसे रहते थे, ये ध्यान रखना, शेप इनका रेक्टेंगुलर शेप के, ठीक है, और कई बार स्क्वायर और राउंड शेप के भी देखने को मिलेंगे। मतलब शेप कैसा, पंचमार्क कॉइन्स का, कई बार हमें रेक्टेंगुलर भी देखने को मिलेगा, कई बार हमें राउंड शेप भी देखने को मिलेगा, कई बार हमें स्क्वायर शेप भी देखने को मिलेगा। किसकी बात करें हम, पंचमार्क्ड कॉइन्स की बात कर रहे हैं। ईदर कट आउट ऑफ मेटल शीट और मेड आउट ऑफ फ्लैटन मेटल ग्लोबल्स, अ स्मॉल स्पेरिकल बॉडी। ईदर किसका कट रहेगा, ईदर कट आउट ऑफ मेटल शीट, जो मेटल शीट रहेगी उसका कट रहेगा, और मेड आउट ऑफ फ्लैटन मेटल ग्लोबल्स, अ स्मॉल स्पेरिकल बॉडी, स्पेरिकल जैसे इस तरीके से उसके कट से ये बनाया गया। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, देखो ये जो कॉइन्स है ये ऐसे इंस्क्राइब्ड कॉइन्स नहीं है। इंस्क्रिप्शन जो हम करते हैं ना, हमने देखा है इंस्क्रिप्शन यानी जो हार्ड मेटल या स्टोन्स पर इस तरीके से इंस्क्राइब की जाते, गोद के इस तरीके से लिखे जाते हैं। क्लियर, तो ये ऐसे नहीं थे, ये इंस्क्राइब नहीं थे, ये कैसे थे, इन पे स्टाम्प, थप्पा जैसे से लगाया जाता था।
विथ सिंबल्स, सिंबल्स लगा के डाइस, या पंच करे जाते थे, तो पंच ऐसा करा जाता था या इन पर ठप्पा लगाया जाता था, उन पर डाई लगा के, ताकि भाई यहाँ पे सिंबल बन जाए, निशान बन जाए। हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसीलिए इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। इनमें कुछ इंस्क्राइब नहीं किया जाता, इनमें स्टैम्प या पंच करा जाता है। क्लियर? कैसे शेप के होते हैं ये होते हैं रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और राउंड शेप के हमें मिलेंगे। किससे कट आउट रहता है इनका? जैसे मेटल शीट से या फ्लैटन मेटल ग्लोबल से बन के आते हैं। क्लियर? समझ में है? These coins are found over most part of the subcontinent and remained in circulation till the early century CE. ये जो कॉइन्स थे ये हमें बहुत से सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में देखने को मिलेंगे, मतलब सब कॉन्टिनेंट के बहुत से हिस्सों में कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी उस वक्त में हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा इनका यूसेज था, अच्छा खासा ये यूज होते थे। ठीक है, दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड रिमेन्ड इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरीज, और जो कब तक सर्कुलेट में रहे? अर्ली सेंचुरी, सीई। सीई से क्या समझते हैं आप? सीई से क्या समझते हैं? पहले तो ये बताओ, सीई BCE ये समझ में आता ही नहीं आता? AD और BC ये समझ में आता है? CE BCE AD BC समझ में आता ही नहीं आता, ये दोनों सेम ही है। AD एनो डोमिनी यानी जब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का कैलकुलेशन, CE कॉमन एरा, इसी को बोलते हैं, ये सेम ही है, सेम है। ठीक है, BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, ये कॉमन एरा है यानी बिफोर क्राइस्ट, जब जीसस का जन्म हुआ था उससे पहले का टाइम, एंशिएंट जो हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और ये बिफोर कॉमन एरा यानी ये भी सेम है। ठीक है, तो CE हम लगाते कॉमन एरा, और जो कॉमन एरा के पहले यानी बिफोर, तो ये बिफोर कॉमन एरा। क्लियर? पहले जिसको कभी कभी हम BC भी यूज़ कर लेते हैं, AD भी यूज़ कर लेते हैं। AD जो बाद का टाइम है जीसस क्राइस्ट के एनो डोमिनी, और BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको, बहुत ज़्यादा अच्छे से, हमारा प्रॉपर एक टॉपिक ही था। ठीक है, चल अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ये क्या है? अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। रीड दिस शॉर्ट पोएम फ्रॉम द संगम कलेक्शन, ये क्या है? संगम कलेक्शन का जस्ट पोएम है, जरा रीड करें। As they carry the white paddy of their land to exchange it for the salt of another, crossing the long roads in carts through sands white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind, the departure of the salt merchants leaves the city empty. Salt was produced plentifully along the sea coast. अच्छा, ये बात हो रही किसकी? मर्चेंट्स की, कि कैसे भाई बेचारे जो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट लिया, अब मर्चेंट है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? एक्सचेंज करने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, है ना। जब तक एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं तो एक ही जगह कब तक क्या करेंगे प्रोड्यूस करके सामान? ट्रैवलर क्या करते हैं? ट्रेडर क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सामान बेचते हैं, भाई पैसा अर्न करते हैं, ऐसी उनकी लाइफ चलती है। ऐसे ही क्या चलती है? ऐसे ही उनकी जीविका चलती है। सही है कि नहीं? ऐसे ही चलती है ना। तो यही जो पोएम ये बताना क्या चाह रही है कि एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, जो एग्रीकल्चर वाले होंगे वो क्या कर रहे हैं? जो पैडी है उसको एक्सचेंज करेंगे किसके बदले? सॉल्ट के बदले। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट्स, कार्ट्स में बैठ के भाई लंबी लंबी रोड को क्रॉस करेंगे, उससे ट्रैवल करते हुए जाएंगे। थ्रू सैंड्स वाइट एज मूनलाइट, है ना, जो है रेत वगैरह को पूरा मतलब उसको क्रॉस करते हुए जाएंगे अपने परिवार के साथ, जो नहीं चाहती कि हम अकेले रहें वो भी साथ में जाएंगे। द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स लीव्स द सिटी एम्प्टी, जैसे ही जो सॉल्ट मर्चेंट्स जो जाएंगे तो सिटी क्या हो जाएगी? शहर क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। तो हमें क्या बोल रहे हैं? एक्सचेंज में पैडी को एक्सचेंज किससे करें? सॉल्ट से। सॉल्ट वॉज प्रोड्यूस प्लेंटिफुली अलॉन्ग द सी कोस्ट, जो सॉल्ट है वो कहाँ? ऑब्वियसली नमक, जो ये जो सॉल्ट होता है ओशन, यह हमें सी में मिलेगा, है ना। तभी बोलते हैं ना समुद्र और ओशन का पानी, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया है भाई। तो ओशन और समुद्र का यानी सी का पानी कैसा होता है? यूजफुल नहीं होता, खारा होता है। क्यों खारा होता है? सैलिन वाटर होता है, सैलिनिटी होती है। क्यों? नमक होता है ना, उसमें सॉल्ट होता है, और ये वही सॉल्ट होता है कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम खाने में यूज करते हैं। वही बोलते हैं ना, मम्मी नमक ज्यादा हो गया, मम्मी नमक कम हो गया है, मम्मी नमक डालना भूल गई आप, तो यही वाला नमक, जी हाँ वही नमक। ठीक है, क्लियर। जो बोलते हैं तुमने मेरा नमक खाया, तुम गद्दारी कैसे कर सकते हो, तो हाँ वही वाला नमक। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जस्ट ये पोएम में ऐसे मेंशन है किसकी? संगम कलेक्शन में। ओके, चल। सिटीज विथ मैनी फंक्शन, अब हम क्या देखेंगे? सिटीज को देखेंगे विथ मैनी फंक्शन। इसके साथ हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने विलेजेस का देखा था, है ना। अब हम देखेंगे सिटीज विथ मैनी फंक्शन। भाई सिटीज कैसे काम करती है? वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि सिंपल सा एक सिंगल टाउन बहुत से रीजंस के कारण इंपॉर्टेंट बना हुआ रहता है। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण वो हम कहेंगे कि वो टाउन एक इंपॉर्टेंस रखता है ना, इंपॉर्टेंट होता है।
लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा। ऐसे हम किसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे? मथुरा का एग्जाम्पल लेके। किसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे? मथुरा का एग्जाम्पल लेंगे। मथुरा हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। मथुरा क्या रहा है? मथुरा हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। मथुरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेटलमेंट रहा है अपने टाइम का, लगभग 2500 ईयर से भी ज़्यादा। कौन सा? मथुरा। हम देख रहे हैं ना कि कई बार ऐसा होता है जो टाउन्स होते हैं वैरायटी ऑफ रीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल देखेंगे किसका? मथुरा। तो मथुरा लगभग कितना इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था? ऑलमोस्ट 2500 ईयर से भी ज़्यादा टाइम तक। इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये क्यों इंपॉर्टेंट था? मथुरा क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स। दो मेजर रूट्स थे, चाहे वो ट्रेवल के लिए रूट हो या ट्रेड के लिए। अब आपके यहाँ से कोई ट्रेवल करके जा रहा है या आपके एरिया से कोई ट्रेड करके जा रहा है, ट्रेड करने के लिए वो रूट को फॉलो कर रहा है, रूट से होते हुए जा रहा है, तो यानी इंपॉर्टेंट है। तो वहीं बीच में क्या पड़ रहा है? वहीं पर ही मथुरा है। ठीक है, जैसे नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना हो या नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना हो। तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर हम बना लें तो हमें जैसे यहां से होते है ना, नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, या साउथ है। ठीक है, साउथ है। अब हमें यहाँ से ऐसे नॉर्थ वेस्ट से, यहाँ से ऐसे जाना है, नॉर्थ वेस्ट से होते हुए है ना ईस्ट की तरफ जाना है। इस तरीके से आप समझ लो, ऐसे जाना है, या हमें नॉर्थ से होते हुए साउथ जाना है। तो ये सब समझ लो ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट, ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं ऐसे इंटरसेक्शन। तो समझो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से मथुरा है। तो मथुरा ऐसे बीच में पड़ रहा है जहाँ पे एक ट्रेवल रूट भी है, ट्रेड रूट भी है। तो अगर हमें जैसे नॉर्थ से साउथ की ओर जाना हो या हमें नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर जाना हो, तो मथुरा क्या करता है? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब बीच में पड़ता है वहीं पर ही। क्लियर? तो एक ये भी इंपॉर्टेंस हो गई मथुरा की। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आगे बढ़े, चलो। There were fortifications around the city and several shrines. किलाबंदी हो रखी थी पूरी सिटी को, ऐसे मतलब होता है ना कि कवर्ड जैसा, कि हाँ ये इतना एरिया हमारा है, तो इतना एरिया पूरा, हम बोलते ना कि शहर इतना पूरा कवर्ड है, बाउंड्री जैसी। तो फोर्टिफिकेशंस हो रखा था। और बहुत से क्या मिलेंगे यहाँ पे हमें? मंदिर जैसे, रिलीजियस सेंटर जैसे, ट्रेडिशनल ऐसे रिलीजियस सेंटर जैसे, श्राइन्स। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। जो फार्मर्स हैं, जो हर्डर्स हैं, वो क्या प्रोवाइड करते थे? वो जो आसपास के एरिया से जो थे वो फूड प्रोवाइड करते थे। जो सिटी के लोग थे उनको खाना प्रोवाइड करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि सिटी में तो फार्मिंग होती नहीं है, ज़्यादा करके ऑब्वियसली गांव में होती है। तो गांव के लोग जो आसपास के वो क्या प्रोवाइड करते थे? अनाज प्रोवाइड करते थे, यानी फूड प्रोवाइड करते थे किनको? सिटी के लोगों को। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड। अब मथुरा कैसा सेंटर था? ऐसे जगह था जहाँ पे एक और इंपॉर्टेंस देख लो। देखो पहले तो हमने क्या देखी कि कैसा था, क्रॉस ओवर था जहाँ से ट्रेड और ट्रेवल रूट जाता है। ठीक है, एक और हमने क्या देखा कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अच्छा सेंटर था जहाँ पे बहुत ही फाइन बढ़िया सी स्कल्पचर प्रोड्यूस की जाती थी। कहाँ पे? मथुरा में। तो एक इंपॉर्टेंस ये भी होगी। अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुशन्स अबाउट whom you would read। अब लगभग 2000 सालों पहले जो मथुरा थी वो क्या बन गई थी? वो सेकंड कैपिटल थी। किसकी? कुशन्स की। जो कुशन डायनेस्टी होगी वहाँ की सेकंड कैपिटल थी। कौन सी? मथुरा, है ना। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमें भी आगे पढ़ेंगे ना कुशन्स के बारे में। तो कुशन जो मथुरा क्या थी? कुशन्स की सेकंड कैपिटल थी। किसकी सेकंड कैपिटल थी? कुशन्स की। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। Mathura was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. मथुरा क्या था? मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी था, है ना, धार्मिक सेंटर भी था। मथुरा वैसे भी हम बोलते हैं ना, मथुरा वृंदावन, कृष्ण भगवान के लिए नाम से तो जानते ही हैं। देयर वॉज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। वहाँ पे क्या मिलेगी हमें? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिलेगी। बुद्ध धर्म की वो मठ वगैरह बने रहते हैं ना, मोनेस्ट्रीज। जैन श्राइन्स, जैन लोगों के भाई ऐसे रिलीजियस सेंटर्स हमें वहाँ मिल जाएंगे। एंड इट वॉज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा, कृष्ण भगवान की पूजा। मथुरा तो फिर ये तो सोचने वाली बात ही नहीं, जैसी मथुरा दिमाग में आया होगा तो आपके माइंड में कृष्ण भगवान आए होंगे, तो इसलिए भी बहुत फेमस है। तो रिलीजियस सेंटर थी बेसिकली, कृष्ण भगवान की वर्शिप करना हो या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वहाँ पे बनी हो, या हम जैन श्राइन्स की बात करें तो काफ़ी धार्मिक रिलीजियस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर था, रिलीजियस सेंटर था। कौन सा? मथुरा।
Several inscriptions on surfaces such as stones, slabs and statues have been found in मथुरा. मथुरा में हमें क्या देखने को मिलता है? बहुत से ऐसे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं. किसके सरफेस में? स्टोन स्लेब्स के सरफेस में. स्लैब होते हैं ना, स्लैब जैसे हम बोलते हैं किचन में स्लैब है जिसमें खाना बनाते गैस वगैरह, इस तरीके का स्लैब, ठीक है. और स्टैचूज जो है मथुरा में मिलते हैं जिस पर बहुत से इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं. जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन. जनरली इंस्क्रिप्शंस कैसे हैं? ये वाली जो इंस्क्रिप्शंस है शॉर्ट है. रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मेन एंड समटाइम्स वुमेन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स. इसमें क्या मेंशन है? जैसे जो भी गिफ्ट करते होंगे, मैन हो गए है ना, या को कभी कभी वुमेन है, मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स को जो भी वो रिच वुमेन मैन होंगे वो कुछ भी तोहफा देते होंगे, उपहार देते होंगे, ट्रिब्यूट जो भी चीज़ें देते होंगे, तो वो सब इसमें शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्डेड है. यहाँ पे किस में है? स्लैब्स में, स्टोन पत्थर के स्लैब हो गए या स्टैचूज में, ठीक है, जो मथुरा में मिलते हैं. तो वहाँ पे ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है. क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो. These were made by kings and queens, officers, merchants and craft persons who lived in the city. इसको बनाता कौन था? जैसे किंग्स हो गए और क्वींस हो गई, ऑफिसर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए जो सिटी में रहते थे, है ना, वही सिटी वाले लोग जिनको गाँव के लोग क्या प्रोवाइड करते थे? फूड प्रोवाइड करते थे. For instance, inscriptions from Mathura mention goldsmith, blacksmiths, weavers, basket makers, garland makers, perfumers. अब इंस्क्रिप्शंस में और भी चीज़ें मेंशन है, जैसे कौन कौन हो गए यहाँ पे काम करते हैं, जो और भी टाइप के ऑक्यूपेशन वाले लोग होंगे. सुनार मिल गया, है ना, ब्लैक स्मिथ लोहार मिल गया, बुनकार मिल गया, वीवर्स बास्केट बनाने वाले, गार्लैंड बनाने वाले और परफ्यूमर्स जो परफ्यूम बनाते होंगे. क्लियर हुआ? तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली मथुरा. तो मथुरा में आप खुद समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें. स्कल्पचर्स यहाँ मिलते हैं, रिलीजियस सेंटर है, बुद्धिज्म के लिए हो, जैनिज्म के लिए हो, या कृष्ण भगवान के डिवोशन के लिए, वर्शिप के लिए हो, है ना. ये देखा हमने देखा इंपॉर्टेंट क्रॉस ओवर है ट्रेड और ट्रेवल रूट के लिए. फिर हमने क्या देखा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे हमें इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं देखने को. ठीक है, आया समझ में? तो हम ये चीज़ हमें समझ में आ गई. अच्छा, एक और ख़ास बात थी मथुरा की. क्यों? वो मैं अभी मेरे को माइंड में आया, तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि मथुरा किसकी सेकंड कैपिटल थी? किसकी सेकंड कैपिटल थी मथुरा? कुशन्स की. ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा भी हम आगे देखेंगे तब आपको और अच्छे से याद आ जाएगा. क्लियर? चलो. क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन. अब किसके बारे में देखेंगे? हम क्राफ्ट्स के बारे में देखेंगे और क्राफ्ट पर्सन के बारे में. वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट. हमारे पास जो क्राफ्ट है उसके लिए क्या मिलते हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. अगर हम कोई क्राफ्ट की बात करें तो कुछ प्रूफ होगा, एविडेंस होगा, सबूत होगा, तभी तो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में. वरना इतने अच्छे से बुक में एनसीईआरटी की क्यों लिखा होगा? प्रूफ होगा तभी तो लिखा है. These include extremely fine pottery known as the Northern Black Polished Ware NBPW. इसमें क्या इंक्लूडेड? एक बहुत ही खूबसूरत एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, बहुत ही प्यारी सी पॉटरी इसमें शामिल है, जिसको क्या बोलते हैं? नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. क्या कहा जाता है जिसको? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर. NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर. ध्यान रखना, क्या कहा जाता है जिसको? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, जो हमें यहाँ देखने को मिलती है. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फाइन, एक्सट्रीमली फाइन पोट्री है. It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. इसको ये जो नाम क्यों मिला? हम बोल रहे थे नॉर्दर्न. क्यों बोल रहे हैं हम नॉर्दर्न जो है पॉलिश्ड वेयर? हम इसलिए बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि ये जो सब कॉन्टिनेंट के हमें नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलती. कहाँ मिलती है? हमें सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलती है. किसकी बात करें हम? NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. क्लियर? Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived. We know from texts that the manufacture of cloth was important. हमें ये भी कहा जा रहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है बहुत से क्राफ्ट के, तो कहीं तो अभी सर्वाइव भी नहीं करते. मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं बनेंगे. बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आज के टाइम पे क्या होगी हमें पता भी नहीं होगी. बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी मतलब रह नहीं गई होगी. जैसे इसके एविडेंस मिले, कुछ के एविडेंस नहीं मिले होंगे. क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? We know from text that manufacture of cloth was important. टेक्स्ट से हमें ये पता चलता है कि जो क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग है उस टाइम पे ये भी बड़ी क्या थी? इंपॉर्टेंट थी. ये भी क्या थी? बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी. क्लियर? तो हमने क्या देखा? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमें क्या मिले? नॉर्दर्न पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो बहुत ही खूबसूरत एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी थी. क्लियर? चल. There were famous centers such as Varanasi in the north and the Madurai in the south.
बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दीज सेंटर्स। किन सेंटर्स की बात हो रही है? क्लोथ, जो बोले ना क्लोथ मैन्युफैक्चर होते थे, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, किसकी? कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो फेमस जो सेंटर्स कौन थे इसके लिए? वाराणसी। वाराणसी हमें कहाँ मिलेगा? वाराणसी हमें नॉर्थ में मिलता है, मदुरई हमें साउथ में मिलता है। तो बोथ मैन एंड वुमेन, वो दोनों ही मिलकर यहाँ पे काम करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी करते थे, औरत आदमी दोनों ही इन सेंटर्स पे काम करते थे जहाँ कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। अब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW के बारे में जरा देख लें। NBPW इज अ हार्ड व्हील मेड, है ना, मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। NBPW कैसी है? अच्छी हार्ड व्हील मेड, चरखे में से बनाने वाली, मेटेलिक लुकिंग, जिसका लुक कैसा है भाई? मेटल जैसे, मेटेलिक लुकिंग विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस, जिसका सरफेस कैसा है? अच्छा शाइनी ब्लैक सा दिखेगा, तभी हम बोल रहे हैं ना ब्लैक पॉलिश वेयर। द पॉटर यूज टू एक्सपोज, अब पॉटर की बात कर रहे हैं तो पॉटर यानी ऐसे घुमा के ऐसे घड़े में उसको ऐसे शेप देने का काम, तो तभी व्हील से बन रही है। अर्दनवेयर, जो भाई मिट्टी है, जो घड़े हैं मिट्टी, टू वेरी हाई टेम्परेचर, जो मिट्टी के घड़े हैं जिस तरीके से, उसको क्या करेंगे? उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर में ऐसे दिखाएंगे, है ना, हाई टेम्परेचर में उसको रखेंगे। अब बहुत हाई टेम्परेचर में देर तक रख रहे हैं, जिसके कारण जो ऊपर का पार्ट है वो कैसा? काला दिखने लगेगा, ठीक है। अर्दनवेयर को हाई टेम्परेचर में रखेंगे इन ए स्किल विच रिजल्टेड इन द ब्लैकनिंग ऑफ द आउटर सरफेस, जिसके कारण जो अर्दनवेयर जो घड़ा है उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक सा हो जाएगा। A fine black slip was also applied on this। अब एक अच्छी सी फाइन ब्लैक स्लिप ऐसे यूज़ की जाएगी। क्यों यूज़ की जाएगी? ताकि वो शाइनी हो। कैसा हो उसका कलर? मिरर लाइक शाइन, उसमें चमक कैसी है? बिल्कुल मिरर जैसी, है ना, जैसे एकदम से कांच चमकता है ना, ऐसी शाइन करे वो। पहले क्या करा? जो मिट्टी का घड़ा है उसको ऐसे आग पहले शेप दिया, है ना, फिर आग में बहुत देर तक उसको रखा सामने, ठीक है, हाई टेम्परेचर में उसको रखा, हाई टेम्परेचर में रखा, धीरे धीरे आउटर सरफेस काली हो गई। काली होने के बाद, पूरी ब्लैक होने के बाद उसको अच्छी स्लिप उसमें करी, कैसी बन गई वो? अच्छी मिरर जैसी शाइन आ गई उसमें। क्लियर आया समझ में? तो किसकी बात हो रही? बहुत ही प्यारी खूबसूरत, जिसका हमने बोला ना एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, शाइनी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। क्लियर? पॉटरी से मत कंफ्यूज होना, पता चले पी को पॉटरी आप यूज कर रहे हो। आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं? चल, Many craft person and merchants now formed associations known as trainees। अब भाई क्राफ्ट पर्सन इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, शहरों के लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो बहुत से क्राफ्ट पर्सन, कौन कौन? मैनी क्राफ्ट पर्सन और जो मर्चेंट्स हैं, इन्होंने क्या बनाया था? एक एसोसिएशन बनाया था। किसने? जिसका नाम था श्रेणीज। किसने बनाया था? क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स फॉर्म, क्या फॉर्म करा था इन्होंने? फॉर्म्ड एसोसिएशन क्या नाम दिया था जिसको? श्रेणीज। क्या नाम दिया था जिसको नाम दिया था श्रेणीज। किसने फॉर्म करा था? क्राफ्ट पर्सन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, तो इन्होंने इनको फॉर्म किया था, जिसको क्या नाम दिया गया था? जिनको इन्होंने नाम दिया था श्रेणीज। क्लियर हुआ? These trainees of craft persons provided training, procured raw material and distributed the finished product। ये जो श्रेणीज थी किनकी? क्राफ्ट पर्सन की। किनकी श्रेणीज थी? जो क्राफ्ट पर्सन की श्रेणीज थी, वो क्या काम करती थी? वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, है ना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी और डिस्ट्रीब्यूट करती थी फिनिश प्रोडक्ट को। क्या करती थी? और डिस्ट्रीब्यूट करती थी फिनिश प्रोडक्ट को। क्लियर हुआ? क्राफ्ट पर्सन की बात हो रही है, यानी सामान बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब सामान के लिए क्या है? सबसे पहले ट्रेनिंग दी, काम करने वाले को ट्रेनिंग दी। उसके बाद रॉ मटेरियल की बात आ जाती है, फिर उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। उसके बाद जो श्रेणीज थी किसकी? मर्चेंट्स की। वो क्या करते हैं? वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं? वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, व्यापार को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। श्रेणीज और क्या काम करते हैं? ये एज अ बैंक क्या काम करते हैं? एज अ बैंक की तरह भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जैसे बैंक है ना, बैंक की तरह काम करेंगे। अब बैंक में क्या होगा? जहाँ पे रिच मैन और वुमेन क्या करते हैं? अपने भाई मनी को, पैसे को डिपॉजिट करते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने क्या देखा? जो श्रेणीज और किसने बनाई थी? एसोसिएशन है श्रेणी। किनका एसोसिएशन है? क्राफ्ट पर्सन और किसका? मर्चेंट्स का एसोसिएशन है। क्राफ्ट पर्सन क्या करते हैं? ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं भाई? फिनिश प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। रॉ मटेरियल्स के बाद बनाया तभी तो फिनिश प्रोडक्ट आएगा। ये जो श्रेणीज है किसकी?
मर्चेंट की, वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करती, यानी व्यापार को ऑर्गेनाइज करती, सामान खरीदना बेचना वगैरह। साथ में जो श्रेणीज है बैंक की तरह भी काम करती है। अब बैंक में पैसे डिपॉजिट होते हैं, पैसे कौन डिपॉजिट करेगा? ऑब्वियसली पैसों वाले लोग तो रिच मैन और वुमेन करते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड, इसको क्या करा जाता था? इन्वेस्ट किया जाता था। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट का पार्ट था वो क्या करा जाता था? रिटर्न कर दिया जाता था। और यूज टू सपोर्ट, या यूज किया जाता था किसके सपोर्ट में? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे सच एज मोनेस्ट्रीज, है ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के यूज किया जाता है जैसे मोनेस्ट्रीज वगैरह। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? बढ़िया है सब? बढ़िया है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़े। चलो, ये क्या देखा हमने? क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स का। हम देख रहे हैं भाई श्रेणीज है जिसको एसोसिएशन जो इन्होंने क्रिएट करा। चलो, रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, क्या देखेंगे हम? रूल्स देखेंगे किसके? स्पिनिंग और वीविंग के। क्या देखेंगे हम? रूल्स को देखेंगे। दीज रूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द अर्थशास्त्र। ये रूल कहाँ से आए हैं? ये रूल आए हैं अर्थशास्त्र से। कहाँ से आए हैं ये रूल? ये रूल आए हैं अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बुक है, क्या है? अर्थशास्त्र बुक है। किसने लिखी है बुक? ये बुक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र, चाणक्य ने। चाणक्य कौन थे? एक बड़े ही बुद्धिमान पर्सन थे, वाइस मैन थे। ठीक है, चाणक्य वही जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्थापित करने में, शुरू करने में बड़ी हेल्प की थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना। They describe how spinning and weaving could be done in workshops under the supervision of a special official. अब यही जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें उन्होंने रूल बताए किसके लिए? स्पिनिंग और वीविंग के लिए, है ना। उन्होंने स्पिनिंग और वीविंग कैसे करी जा सकती, कैसे क्या चीज़ें होंगी, कैसे हर चीज़ लोग अपना काम करेंगे, नहीं करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, ये सब पूरा इसमें बताया है। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे जो स्पिनिंग और वीविंग है वर्कशॉप में की जा सकती है अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिशियल। अगर कोई स्पेशल ऑफिशियल है उसके अंडर, उसके सुपरविजन के अंडर कैसे भी काम किया जा सकता है इस पर। विडोज, यंग वुमेन एंड हु आर डिफरेंटली एबल्ड। विडोज, यंग वुमेन जो क्या है? डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब थोड़ा बहुत जो कैसी होती प्रॉब्लम होती है, जिनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, डिसेबल्ड होते हैं थोड़े से, है ना। जैसे हम हैं नॉर्मल, हम फिट फाइन है, कुछ लोग होते बेचारों, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, या दिखता नहीं है या सुनाई नहीं देता, इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाते, तो थोड़े से डिसेबल्ड लोग वो भी ये काम करते थे। नन्स हो गई, वो भी काम करते थे, है ना। मदर्स ऑफ कोर्टिजन्स, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, है ना। वुमेन्स हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स, मतलब ऐसी औरतें जो राजा वाजा के यहाँ काम करती होंगी, अब वो रिटायर हो गई हैं, या ऐसी औरतें जो टेम्पल्स में काम करती होंगी, अब वो रिटायर हो गई तो वो लोग ये काम कर रही हैं। मे बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग वूल, बार, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स। किस काम आते थे ये लोग? क्या काम करते थे? वूल को प्रोसेस करना, बार करना, कॉटन, हेम्प और फ्लैक्स के लिए। तो ये सब क्या करती थी? ये काम करती थी। कौन? ये वुमेन्स। तो बेसिकली हमने क्या देखा? ये जो वुमेन्स है इन कैटेगरीज की, इन टाइप की, वो इस कामों के लिए रखी गई थी। कौन बता रहे हैं ये रूल? ये रूल बता रहे हैं चाणक्य। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? आगे बढ़े। चलो, दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। इनको कैसे सैलरी मिलनी चाहिए? दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। कैसा भाई? उनकी तनख्वाह कैसी होनी चाहिए? बेसिकली काम कितना ज़्यादा किया, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा काम किया, साथ में काम ढंग से किया नहीं किया, इफेक्टिव है, क्वालिटी है नहीं ये काम में अच्छी उस तरीके से। जैसे हम बोले ना कि तुम्हें क्या काम है, तुम्हें इतने सारे लोग के लिए खाना बनाना है और अच्छा टेस्टी खाना होना चाहिए, सबको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, यानी क्वांटिटी वाली बात आ गई, खूब सारा खाना कैसा होना चाहिए? बहुत टेस्टी, यानी क्वालिटी वाली बात आ गई, गुण वाली बात आ गई कि टेस्टी। अब ऐसी सेम बात है, मतलब पता चले आपने खाना बना दिया खूब सारा लेकिन क्वालिटी यानी टेस्ट ही नहीं है, या आपने खाना टेस्ट ठीक है बना दिया लेकिन थोड़ा सा बना पाए, इतना सारा बनाना उसका क्या, यानी वो कम लोग ही खाएंगे क्या? अगर मानो 50 के लिए बनाना आपने सिर्फ 15 लोगों के हिसाब से बनाया तो गलत हो जाएगा। होम who are not permitted to leave their homes can send maid servant to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him। अब ये हमने देखा कि पूरे रूल्स हैं इसमें कैसे कैसे होना है, तो उन्होंने बोला काम कैसा होना चाहिए, काम में क्वालिटी हो, काम में क्वांटिटी भी हो। अब ऐसी वुमेन जो जिनको घर छोड़ने की परमिशन ना हो, है ना, कि घर नहीं जा सकती, है ना, तो क्या करेंगी? अपने सर्वेंट को भेजेंगी, मेड को भेजेंगी, है ना, रॉ मटेरियल लाने के लिए फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट। अब मेड को भेजा, रॉ मटेरियल जो है सुपरिटेंडेंट से लेगा वो मेड, और क्या करेगी वो मेड? अपनी मालकिन तक पहुंचाएगी। मालकिन क्या करेगी? वो बनाएगी, काम करेगी, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट पहुंचाएगी उसी के हाथों। क्लियर? तो जैसे मैंने जब चैप्टर पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि जैसे मैं हूँ,
मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे अलाउ नहीं, लेकिन मुझे काम करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने जो है भेज दिया अपनी सर्वेंट को, अपनी मेड को, वो उसने जो वहाँ कहाँ गई, वो उसके पास गई, सुपरिटेंडेंट के पास, उससे सामान लिया, रॉ मटेरियल लिया, कच्चा माल लिया, उसने मुझे हैंड ओवर करा। अब मैं घर में बैठ के सामान बना रही हूँ, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद मैंने वापस उसको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा भी करा जा सकता था। Women who can visit the workshop should go at dawn to give their work and receive their wages. अब जो वुमेन खुद वर्कशॉप में काम करती थी, है ना, वहाँ पे कुछ तो जो घर के यहाँ पे तो ठीक है, अब जो वर्कशॉप में काम करती थी वो जाती थी, खुद ही देकर आती थी, हैंडओवर करके आती थी, और उसके बदले उनको तनख्वाह मिलती थी, वेज मिलता था, ठीक है। चल, there should be enough light to examine the work. In case the superintendent looks at the woman or talks about anything other than the work, he should be punished. अब प्रॉपर एक काम होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से भाई देख रेख होनी चाहिए, ढंग से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चीज़ें हो रही नहीं हो रही काम में ढंग से, है ना। तो उन पे पहले के टाइम पे तो कैमरा थे नहीं ना, कि बैठा बॉस ने क्या चला रखी टीवी पे, बिल्कुल कैमरे चल रहे हैं, दिख रहा है। अब सुपरवाइज कर रहे हैं उसको भी, तो सुपरिटेंडेंट तो देख ही रहा है, लेकिन उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है ना कि वो सुपरिटेंडेंट भी ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो पता चले सुपरिटेंडेंट क्या कर रहा है, सुपरिटेंडेंट भाई लगा है औरतों से इधर उधर की बातें करने में, है ना, चारों तरफ की बातें कर रहा है, चारों धाम की बातें कर रहा है इधर उधर की, ठीक है। तो देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क. In case the superintendent looks at the woman or talks about anything other than the work, he should be punished. अगर सुपरिटेंडेंट क्या कर रहा है, इधर उधर मतलब औरतों को देख रहा है ना, औरतें ही काम करी, औरतों को देख रहा है, देखने के साथ साथ इधर उधर की बातें कर रहा है काम के अलावा, तो उसको ऑब्वियसली पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसे रूल्स हैं, किसमें, अर्थशास्त्र में बता रहे हैं। इफ अ वुमन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, अगर जो औरत है अपना काम कंप्लीट नहीं करती तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा, साथ में एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ। अब आप समझ जाओ, क्लियर। तो स्ट्रिक्ट रूल इसमें मेंशन थे कि अगर औरत काम नहीं करेगी उनको फाइन वगैरह देना पड़ेगा, क्लियर। आगे बढ़े, चल। अ क्लोजर लुक अरिकमेदु। अब किसके बारे में देखेंगे हम, अरिकमेदु के बारे में देखेंगे, ठीक है। कहाँ है ये, पुडुचेरी में है। क्या भाई, हमारा अरिकमेदु, ये क्या है, इसको भी देखेंगे समझेंगे। फाइंड अरिकमेदु इन पौंडीचेरी। भाई पौंडीचेरी में आपको क्या करना है, अरिकमेदु ढूंढना है, तो जरूर ढूंढिएगा मैप में, है ना। Between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. अब टाइमलाइन क्या बता रहे हैं भाई, between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement. Arikamedu क्या था, एक coastal settlement था जहां पे ships अनलोड की जाती थी, जहां पे शिप्स क्या करी जाती थी, अनलोड की जाती थी, मतलब दूर दूर की जगह से जो शिप आती थी, नाव वगैरह आती थी, है ना, सामान आता था, सामान को अनलोड किया जाता था, यानी सामान को उतारा जाता था। लोडिंग यानी सामान को चढ़ाना पड़ता है, अनलोडिंग यानी सामान को उतारा जाता था, ठीक है। तो 2200 और 1900 ईयर्स अगो के बीच का ये सिलसिला है। A massive brick structure which may have been a warehouse was found at this site. एक अच्छा बड़ा सा ब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला, ठीक है। मासिव ब्रिक स्ट्रक्चर, अच्छा मैसिव मतलब बड़ा सा, ऐसा लगता है उसे देख के जैसे कि मतलब लगता था कि वो कोई वेयर हाउस होगा, जहाँ पे एक वेयर हाउस क्या होता है, गोदाम इस टाइप का थोड़ा सा रहता है, गोडाउन इस टाइप का। वेयर हाउस बेसिकली, गोडाउन तो एक अलग ही चीज हो जाती है थोड़ी, जहाँ पे खूब सारे सामान रखा रहता है स्टोर करके बेचने के लिए, फिर रिटेलर्स के पास जाता है, छोटी छोटी दुकान वालों के पास जाता है, फिर वो दुकान वाले हमें बेचते हैं, कस्टमर्स को बेचते हैं, तो वहां पे मतलब ज्यादा खूब सारा सामान भर के रखा रहता है ना, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, अनाज हो गया, कोई भी चीज है। तो वेयर हाउस was found at the site. इस साइट में यहाँ देखने को मिला। कौन सी साइट की बात करें हम, अरिकमेदु की बात कर रहे हैं, ठीक है। पता चले कौन सी साइट, क्या साइट पता ही नहीं। Other finds include pottery from the Mediterranean region such as amphorae, tall double-handled jar that contain liquids such as wine or oil, and stamped red glazed pottery known as Argentine ware, which was named after a city in Italy. अब और भी अदर फाइंडिंग्स मिली, क्या क्या चीजें मिली, देखो। पहले तो हमें ब्रिक स्ट्रक्चर मिला अच्छा बड़ा सा, ओके, जो वेयर हाउस माना गया कि भाई वेयर हाउस होगा। अब दूसरी चीज क्या मिली, एक पॉटरी मिली, ठीक है। पॉटरी मिली, आपको पता ही है पॉटरी कहाँ की, मेडिटेरेनियन रीजन की। अब क्या नाम था उसका नाम था एम्फोरा, ठीक है। कैसा था, एक लंबा सा बड़ा सा जार, डबल हैंडल वाला, दो हैंडल से इसे पकड़ के, जिसमें लिक्विड चीजें कुछ भी आप रख सकते हो, जैसे ऑयल रखना हो, वाइन रखना हो, लिक्विड चीजें, क्लियर। दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी। एक और मिली थी अच्छी सी स्टैम्प, रेड ग्लेज पॉटरी, अच्छी लाल कलर में चमकीली बढ़िया सी, मतलब खूबसूरत सी शाइनी सी ग्लेज पॉटरी, जिसका नाम क्या था, एरेंटाइन वेयर,
विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली, जिसका नाम किसके बाद पड़ा था, सिटी जो इटली थी उसके नाम के बाद पड़ा था। तो हमने क्या क्या देखा, अरिकमेदु के बारे में देख रहे हैं, जो आपको मैप में ढूंढना है, पुडुचेरी में है, 2200 से लेके 1900 ईयर्स अगो बीच में इनका सिलसिला रहा है। अरिकमेदु एक कोस्टल सेटलमेंट था, कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र था, ऐसा एरिया जो समुद्र के किनारे हमें मिलता है, ठीक है। वहां पे शिप वगैरह आती थी, अनलोड करते थे सामान, सामान उतारा जाता था। क्या मिला वहां पे, एक बड़ा सा ब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। पहली चीज हमने क्या देखा, बड़ा सा ब्रिक स्ट्रक्चर मिला, मैसिव सा, जो माना जाता है वेयर हाउस होगा। सेकेंड हमने देखा कि मेडिटेरेनियन रीजन के पॉटरी यहां देखने को मिली, जैसे एम्फोर है और दूसरा एरेंटाइन वेयर। अच्छा ये क्या है जरा देखें, ये तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शंस वही जो ऐसे खोद खोद के लिखे जाते हैं हार्ड सरफेसेस पे, आपको पता ही है, ठीक है। तो क्या मिला है, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस। Several pieces of pottery have inscriptions in Brahmi which was used to write Tamil. बहुत से pieces जो है pottery के, है ना, मिले हैं जिनमें inscriptions लिखा है ब्राह्मी में। स्क्रिप्ट कौन सी यूज करी गई है, स्क्रिप्ट कौन सी यूज करी गई, स्क्रिप्ट ब्राह्मी यूज करी है। लैंग्वेज क्या थी, तमिल। देखो अगर मैं लिख रही हूं यहां पे आ ब सा, ये क्या है, ये हिंदी है ना, ये क्या लैंग्वेज है, हम बोल रहे हैं हिंदी है, लेकिन ये लैंग्वेज हिंदी है। स्क्रिप्ट कौन सी, लिपि कौन सी हम यूज कर रहे हैं, ये जो लिखने का तरीका है ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। ऐसे ही ये लिख तमिल रहे हैं, है तमिल लैंग्वेज, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी यूज हो रही, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये ध्यान रखना, पता चले आप बोले तमिल ब्राह्मी क्या है, हम बोलते हैं ना हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो लिपि कौन सी यूज करते हैं लिखने के लिए, स्क्रिप्ट कौन सी यूज करते हैं, लिपि जिसको बोलते हैं, तो हम देवनागरी यूज करते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट यूज हो रही है, अगर तमिल लिखना है तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की जाती है। तो वही बता रहे हैं, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं ये, ठीक है, जो किस में लिखे गए हैं, जो पॉटरी के पीसेस में हमें मिले हैं ब्राह्मी में है, और जो तमिल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। स्क्रिप्ट पर ब्राह्मी, लिपि ब्राह्मी यूज की गई है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, This was made by pressing wet clay into a stamped mold. किसकी बात हो रही है, हमें जो पढ़ रहे हैं ना पोट्री के बारे में, कैसे बनाई जाती है, जैसे जो वेट गीला सा जो क्ले है उसको अच्छा सा शेप देके प्रेस करके, है ना, शेप देके प्रेसिंग करके अलग अलग टाइप की शेप देके क्ले वगैरह से खेलते हो ना, और ढांचा सा ऐसे दे दिया। There was yet another kind of pottery which was made locally, though Roman designs were used. अदर काइंड की भी पोट्री यहाँ देखने को मिलती है, क्या मिलती है, अदर काइंड की भी पोट्री यहाँ देखने को मिलती है जो लोकली बनाई जाती थी, है ना, वहीं पर ही लोकल मतलब अरिकमेदु वहीं पर ही बनाई जाती थी। ये तो हमने देखी, जो पहली वाली हम देख रहे थे, हम एम्फोरा या एरेंटाइन वेयर देख रहे थे, कहाँ की थी, ये हमने देखा था मेडिटेरेनियन रीजन की थी। लेकिन हम बात करें लोकल, तो लोकल भी एक पोट्री मिली, लेकिन उसमें डिजाइनिंग जो यूज की गई है वो कौन सी डिजाइन है, वो रोमन डिजाइन यूज की गई है। Roman lamps, glassware and gems have also been found at the site. इस साइट में हमें और क्या क्या मिला है, रोमन लैम्प्स मिले हैं, ग्लासवेयर मिला है, जेम्स भी यहाँ पे मिले हैं, किस पे, इस साइट में। क्लियर आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं, क्या क्या मिल गया हमें, क्या क्या मिल गया लोकली, हमें यहाँ पे लोकल पॉटरी भी मिली है, लेकिन डिजाइन उसमें रोमन यूज की गई है। यहाँ पे रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स भी मिले हैं इस साइट में। Small tanks have been found that were probably dyeing vats used to dye cloth. There is plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stones and glass. छोटे छोटे स्मॉल टैंक्स भी यहाँ देखने को मिले हैं। स्मॉल टैंक्स में क्या होता था, वहां पे डाई करने के लिए वाट्स रहते थे, डाई करते थे, कपड़े वगैरह में डाई होती ना, कलर रेड कलर की डाई लगा रहे हैं, ग्रीन मतलब कपड़ों में कलर नहीं होते अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो डाइंग वाट्स है, डाइंग यानी मरने वाले नहीं, डाई करने वाले, कलर करने वाले, ठीक है, रंग करने वाले, यूज टू डाई क्लॉथ। टैंक ऐसे मिले हैं, ठीक है। There is plenty of evidence for making of beads. Beads बनाने के भी यहाँ पे बहुत से ऐसे सबूत देखने को मिले हैं कि बीड्स वगैरह बनते होंगे। बीड्स वो मनके के दाने होते हैं ना, ऐसे 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 हम जपते हैं, उस तरीके की जो बीड रहती है ऐसे गोल गोल से, ठीक है। और भी थोड़े थोड़े उनके अलग अलग शेप्स रहते हैं। किससे बने हुए, सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास, जो ग्लास और सेमी मतलब कह सकते हैं जो कीमती पत्थर होते हैं ना, उनसे बने गए। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। हम क्या देख रहे हैं अरिकमेदु के बारे में कि वहां से हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ हमने और चीजें देखी कि लैम्प, ग्लासवेयर, जेम्स मिल रहे हैं, स्मॉल टैंक भी पता चला है जो डाइंग वात है, जिसमें कपड़ों को डाई करने के लिए काम आता था, ठीक है। और क्या देख रहे हैं हम, बीड्स देख रहे हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लास वगैरह। क्लियर, चल
An account by a Greek sailor, the story of Berighaza, the Greek name of Baruch. ये बारूच है, इसका ग्रीक नेम है बेरिगाजा. क्या नाम है? बेरिगाजा. किसका अकाउंट है, किसकी इंफॉर्मेशन है? ग्रीक सेलर है. सेलर जो नाविक जो होते हैं, नाव से आते हैं, शिप से आते हैं, तो उन्होंने डाली होगी इंफॉर्मेशन, लिखा होगा कुछ यहाँ के बारे में. स्टोरी ऑफ बेरिगाजा यानी जो जिसका नाम बारूच है, ग्रीक नेम दिया है मतलब बेरिगाजा. The Gulf is very narrow at Berighaza and very hard to navigate for those coming from the sea. जो गुल्फ है क्या है? बहुत ही सकड़ा है, नैरो है. किसका? बेरिगाजा का यानी बारूच का. जिसको नेविगेट करना, जिसमें मतलब अगर आप कोई आ रहा है कहां से, अगर कोई समुद्र के रास्ते आ रहा है, कोई अगर समुद्र के रास्ते ट्रेवल कर रहा है तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना. नेविगेशन में प्रॉब्लम होगी. हम बोलते हैं ना नेविगेशन यानी रास्ता पता करना. अरे इधर जाना है, मैप में देखो, नेविगेशन देखो, मैप लेफ्ट बता रहा है राइट. तो अभी तो हम चलो देख लेते जीपीएस वगैरह से, तब तो ऐसा कुछ था नहीं, जीपीएस भाई था नहीं ऐसा कुछ भी, तो नेविगेशन में बहुत दिक्कत होती थी, है ना. Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. अब जो राजा है, जो किंग है, उन्होंने ऐसे फिशरमैन रखे हुए थे, उनको इन्हीं काम के लिए भी रखा हुआ था कि अगर कोई आता है, भटकता है, जिसको नेविगेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आप हेल्प करो, है ना, आप उन्हें गाइड करो, नेविगेट करो. The imports into Berighaza were wine, copper, tin, lead, कोरल, टोपास, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. इंपोर्ट क्या क्या होते थे, है ना, चीजें इंपोर्ट की जाती होगी. तो जो बेरिगाजा से इंपोर्ट होता था, वाइन होता था, कॉपर होता था, टिन होता था, लीड होता था, कोरल, टोपास, क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें इंपोर्ट की जाती थी. यानी इंपोर्ट का मतलब क्या? अंदर इन होना, है ना. हम बोल रहे ना कि अरे ये मेरी जो वॉच है ये इंपोर्टेड है, हालांकि इंपोर्टेड नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी वॉच बहुत मतलब अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इंपोर्टेड है, मैंने मंगाई है, यानी मैं बाहर से आई है. तो क्या क्या इंपोर्ट होता था? लीड, कोरल, टोपाज वगैरह. ओके चलो, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसी तो शो ऑफ करते. ठीक है, इंसान है, इंसान को मजा आता है शो ऑफ करने में, है ना. चलो, exports from the town included plants from the Himalayas, ivory, agate, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स. और एक्सपोर्ट क्या होता था, बाहर क्या क्या चीजें जाती थी? तो ये सारी चीजें, हिमालय के प्लांट्स, है ना, कार्नेलियन, सिल्क, परफ्यूम्स, ये सारी चीजें बाहर जाती थी, एक्सपोर्ट होती थी. जैसे इंपोर्ट हुई, तो जैसे ये वॉच है बाहर जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही. स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग. अब कुछ बड़े खास से गिफ्ट जो है मर्चेंट लेकर आते थे, है ना, जो व्यापार के लिए आते थे. तो राजा, जो लोकल जो राजा थे वहां के, तो वहां के लिए वो गिफ्ट लाते थे. अगर मैं हूं, मैं किसी राजा के एरिया में जाऊंगी, तो मैं ये बोलूंगी ना कि चलो भाई राजा के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ पे जा रहे हैं व्यापार करने, तो राजा से सबसे पहले मिलेंगे, है ना, बातचीत करेंगे, तो उनके तोहफे, अच्छे अच्छे उपहार लेकर जाएंगे. तो गिफ्ट में क्या क्या चीजें रह जाती थी, क्या ले जाते थे? जैसे वेसल्स ले गए सिल्वर के, है ना, सिंगिंग बॉयज, गाना गाने वाले लड़के ले गए जो मनोरंजन करते, गाना वाना गाते, एंटरटेन. पहले के राजा महाराजाओं को गाना सुनना, डांस वगैरह देखना अच्छा लगता था, ऐसे म्यूजिक बजाना, ये सब चीजें सुनना, है ना. ब्यूटीफुल वुमेन, भाई वुमेन भी, साथ में वाइन और क्लॉथ वगैरह. तो ये सारी चीजें राजा को गिफ्ट करते थे. कौन? मर्चेंट्स जो आते थे. तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम? भरूच के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जिसको क्या बोल रहे हैं? बेरिगाजा. ठीक है, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है यहां तक. चलो, ट्रेड एंड ट्रेडर्स. अब किसके बारे में देखेंगे हम? ट्रेड के बारे में देखेंगे और ट्रेडर्स के बारे में देखेंगे, यानी व्यापार और व्यापारियों के बारे में. You have read about the northern black polished ware. हाँ जी बिल्कुल, हमने ये जो टर्म है NBPW, इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो ब्लैक कलर में था, जो नॉर्दर्न पार्ट्स में हमें मिलता है, नॉर्दर्न मतलब सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न हिस्से में बनता था. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. How do you think it reached these places? हमसे बोल रहे हैं ये जो इतनी खूबसूरत सी फाइन सी जो पोट्री है ना, ये जो फाइन पोट्री है, स्पेशली जैसे बाउल्स हो गए, प्लेट्स हो गई, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स में देखने को मिले. फाउंड इन वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स, बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में देखने को मिले थ्रू आउट दी सबकॉन्टिनेंट, सबकॉन्टिनेंट में, है ना, मतलब सब कॉन्टिनेंट की बहुत सी साइट्स में क्या ये देखने को मिले. क्या देखने को मिले, किसकी बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं ये पोट्री की. इसमें भी स्पेशली बाउल्स मतलब कटोरी और प्लेट्स देखने को मिली. हमसे कह रहे हैं हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेस, मतलब आपको क्या लगता है कि ये पहुंचे कैसे होंगे?
हम जब कह रहे हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में बनते थे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा ना, जब नाम यहाँ आ रहा है, जब ये टर्म ही यूज कर रहे हैं कि नॉर्दर्न, यानी नॉर्दर्न पार्ट में बनते थे कंट्री के, तो जब नॉर्दर्न पार्ट में बनते थे तो फिर क्यों ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे मतलब ऑल ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं ये देखने को मिले हैं? कैसे पहुंचे, इधर उधर पहुंचे कैसे? अगर हम कह रहे हैं कि साउथ में, साउथ का मसाला बहुत फेमस है ना, साउथ के स्पाइसेस बहुत फेमस है, तो साउथ के स्पाइसेस साउथ में हुई, इधर उधर कहां से मिल रहे हैं हमें? जम्मू कश्मीर, ये मेघालय वगैरह साइड या गुजरात साइड, वहां कैसे पहुंचे? आप दिमाग लगाओ। ऑब्वियसली ट्रेडर्स के थ्रू, ट्रेड जो होता है उसके थ्रू। ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। अब ट्रेडर्स जो हैं वो इनको अपने साथ ले जाते थे, है ना, खरीदते थे यहाँ से, अपने साथ ले जाते थे और दूसरी जगह पर बेचते थे। ठीक है, ट्रेडर क्या काम करते थे? यहाँ से खरीदते थे एक जगह से, जैसे ये जो चीजें हैं, ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है ना, ये जो बाउल्स हो गए, प्लेट्स हो गए, ये वहां से खरीदते होंगे नॉर्दर्न पार्ट से, और ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट जहां जहां जाते होंगे वहां बेचते होंगे। क्लियर? हम कहते हैं ना कि अरे ये तो कश्मीर के शॉल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या साउथ के मसाले, कॉफी, दार्जिलिंग की चाय, तो ऑल ओवर द कंट्री कैसे पहुंच रही है? भाई जो ट्रेडर है वो करते हैं ये काम, खरीदते हैं लोकल जगह से, मतलब जहां पर वो चीज है। जैसे हम बोलते हैं आसाम की चाय, दार्जिलिंग की चाय बोलते हैं ना, तो चाय वहां से खरीदी, चाय पत्ती खरीदी, और क्या कर रहे हैं भाई, चाय कश्मीर में गए वहां बेच दिया, है ना, मध्य प्रदेश साइड वहां बेच दिया, तमिलनाडु साइड आए वहां बेच दिया, तो ऐसे ये पहुंचती है दूर दूर दूसरी जगह। इवन हम कंट्री की बात क्यों करें, हम सिर्फ नेशनल लेवल की क्यों बात करें, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री भी होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आउटसाइड द कंट्री भी तो होता है। अगर आप लोग जैसे पढ़ेंगे आगे, या आपने सुना भी होगा कि अरे जो इंडिया का जो मसाले थे, है ना, इंडिया का जो सिल्क था यूरोप में बड़ा फेमस था, तो कैसे हुआ यूरोप में फेमस? जो ट्रेडर आए होंगे वो इंडिया से सामान लेके यूरोप में बेचा होगा, तो सोचो यहाँ की चीज यूरोप तक पहुंच गई, यूरोप कॉन्टिनेंट तक पहुंच गई, तो कैसे पहुंची? ट्रेडर्स के थ्रू ना। क्लियर हुआ? आया समझ में? आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कोई आपका रिलेटिव दूर रहता है, कोई उत्तराखंड साइड रहता है, आप लोग साउथ साइड रहते हो, या चलो साउथ भी नहीं, आप एमपी साइड रहते हो, तो हम बोलते हैं अरे ये तो उत्तराखंड की स्पेशल मिठाई है यहाँ, तो कैसे आई आप तक? चलो वो तो ट्रेडर नहीं है, लेकिन वो वहां से यहाँ लेकर आए ना, तो ऐसे ट्रेडर क्या करते हैं, सामान खरीदा, बेचा, ताकि अच्छे दाम मिलते हैं उनको, है ना, डिमांड भी रहती है चीजों की। तो ये चीजें जो इधर उधर कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट के हिस्सों में फैल पाती हैं, किसके थ्रू? ट्रेडर के थ्रू। ट्रेडर अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं और बेचते हैं दूसरी जगहों पर। आई होप अच्छे समझ में आ गए हो। चलो, South India was famous for gold, spices, especially pepper and precious stones. अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया है ना, जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया पता ही है ना आपको, साउथ, ये साउथ इंडिया, साउथ वाला पार्ट। तो ये जो साउथ वाला पार्ट है किस लिए फेमस था? सोने के लिए, गोल्ड के लिए, सोना मतलब नींद वाला सोना नहीं, स्लीपिंग वाला नहीं, है ना, पेपर के लिए, प्रेशियस स्टोन्स के लिए, गोल्ड, मसाले, है ना, काली मिर्ची, स्पेशली मसालों में भी काली मिर्ची, कीमती पत्थर वगैरह है, तो इस चीज के लिए जो है साउथ इंडिया बहुत फेमस था। Paper was particularly valued in Roman Empire, so much so that it was known as black gold. Even जो पेपर था, यानी जो काली मिर्ची थी, वो कहाँ पे? रोमन एम्पायर पे इतनी ज्यादा पसंद की जाती थी, यानी रोम में इतनी ज्यादा पसंद की जाती थी किसको? पेपर को, कि उसको नाम क्या दिया गया? उसको नाम दे दिया इन्होंने ब्लैक गोल्ड। क्या है ये? काला सोना। क्या बोलते थे इसको? ब्लैक गोल्ड, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत पसंद की जाती थी, डिमांड होगी, तो क्या बोलते थे इसको? काला सोना, ब्लैक गोल्ड। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कैसे चीजें इधर उधर पहुंच जाती हैं, डिमांड रहती है, ट्रेडर लेके जाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि साउथ की काली मिर्ची कहां पहुंच गई? रोमन एम्पायर में, तो ले गए होंगे ना ट्रेडर, और डिमांड देखो, उसको काला सोना, ब्लैक गोल्ड नाम दे दिया, तो इतना ज्यादा पसंद करते थे। सो ट्रेडर्स कैरिड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स क्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कारवान्स। अब जो ट्रेडर है वो क्या करते थे? वहां तक पहुंच कैसे रहा है? रोम तक ये चीजें, रोमन एम्पायर तक पहुंच कैसे पा रही है? तो ये काम कौन करते थे? ट्रेडर करते थे, लेके जाते थे भाई, या तो नाव के रास्ते शिप के साथ चले गए, शिप के रास्ते चले गए, है ना, सी के रास्ते मतलब शिप पे बैठ के, या भाई कारवान्स में लैंड के थ्रू, है ना, जमीन वाले रास्तों से। There must have been quite a lot of trades as many Roman gold coins have been found in South India. यहाँ ये मिला है देखने को कि बहुत सा ट्रेड हुआ है, क्योंकि बहुत से जो रोमन गोल्ड है ना, क्या गोल्ड? रोमन गोल्ड, यहाँ पे रोमन गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे देखने को मिला है। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। क्लियर हुआ?
क्या कह रहे हैं कि ये जो है अच्छा ट्रेड के लिए बढ़िया था। क्यों? क्योंकि रोमन गोल्ड कॉइन्स जो है, रोमन गोल्ड कॉइन्स साउथ इंडिया में बहुत अच्छे खासे तादाद में देखने को मिले हैं। तो दैट मीन्स अच्छा खासा ट्रेड चलता होगा रोमन एम्पायर से, तभी तो रोम के सिक्के यहाँ पे मिले। कैसे मिलेंगे? वहां के गोल्ड कॉइन्स आए होंगे, ट्रेड चलता होगा अच्छा खासा। क्लियर? चल, Traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. Traders जो थे भाई वो सी कोस्ट को, यानी सी जो रास्ते, सी रूट्स को वो करते थे, एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि उनको ट्रेडिंग करनी है, इधर से उधर सामान बेचना है, खरीदना है, फायदा करना है ना, अच्छी खासी अर्निंग करनी है, तो रूट्स पता करने पड़ेंगे, तो रूट्स एक्सप्लोर करते थे। कुछ तो सम ऑफ दीज फॉलो द कोस्ट, कुछ तो कैसे थे भाई, कोस्ट वाले, वही तट वाले एरियाज। There were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal where sailors took advantage of monsoon winds to cross the sea more quickly. अब अगर there were other across the Arabian Sea and Bay of Bengal, अब यहाँ पे भी से भी पता लगाते थे, जैसे हमने देखा ना सी रूट्स को। तो अरेबियन सी कहाँ मिलेगा हमें? अरेबियन सी जैसे हमारा इंडिया का पार्ट है, तो ये बताओ मुझे अरेबियन सी किस साइड मिलेगा? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल किस साइड मिलेगा? तो हम अगर बोलते हैं ना वेस्ट बंगाल यहाँ साइड है, तो आपको ऐसे भी याद आ सकता है कि भाई यहाँ पे हमें मिलेगा, मैं वेस्ट बंगाल लिख रही थी, ये पता होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे मिलेगा हमें, है ना, इस साइड। और इस साइड क्या मिलेगा हमें? अरेबियन सी। ठीक है, इस साइड हमें क्या मिलता है? इस साइड हमें अरेबियन सी मिलता है, इस साइड हमें बे ऑफ बंगाल मिलता है। Where sailors took advantage of monsoon winds to cross the sea more quickly. अब जो सेलर्स हैं, जो नाविक हैं, वो क्या करते थे? वो सी जो विंड का अच्छा खासा जो है मॉनसून विंड का एडवांटेज लेते थे, ताकि जल्दी से जल्दी जगहों पर पहुंच पाए। So if they wanted to reach the western coast of subcontinent from East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon. अब अगर उन्हें ऐसा लगता था कि भाई हमें कहाँ जाना है, हमें जो सबकॉन्टिनेंट जो ईस्ट अफ्रीका अरेबिया से है ना, जो वेस्टर्न कोस्ट से अगर जाना है, वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचना चाहते हैं, वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचना चाहते हैं ना, वेस्टर्न साइड में, कहाँ से? ईस्ट अफ्रीका अरेबिया से। तो किसका सहारा लेते थे वो सहारा लेते थे साउथ वेस्ट मानसून का, मतलब ये विंड्स का सहारा लेते थे, है ना, ये हवाओं का सहारा लेते थे। तो इसके सहारे वो आसानी से, थोड़ा आसानी भी क्या बोलेंगे, थोड़ा सा इजी वे में पहुंच पाते थे, जल्दी पहुंच जाते थे। And sturdy ships had to be built for these long journeys. Obviously जब लंबे लंबे सफर तय करने हैं, तो जिसके थ्रू आप सफर तय करोगे, सी के थ्रू, तो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए ना। हम बोल रहे हैं कि अरे हमें कार से बहुत दूर जाना है, बहुत दूर ट्रेवल करना है, हमें एमपी से यूपी जाना है, या चलो हम कह रहे हैं एमपी से हिमाचल प्रदेश जाना है, तो अच्छा खासा ट्रैवल करना है, तो हम बोलेंगे ना कि बढ़िया पेट्रोल वेट्रोल डलवाओ, कार की कंडीशन सही है नहीं, पंचर पड़ी है ना, एक टायर पंक्चर है या प्रॉब्लम है उसमें, और ऐसे कहाँ से जाओगे इतनी दूर? कोई ऐसा थोड़ी कि आधे घंटे की दूरी पे जाना है। क्लियर? तो हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ट्रैवलिंग होती थी। क्लियर? चल, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। अब कोस्ट के पास क्या बने? न्यू किंगडम। कोस्ट क्या? कोस्ट क्या? ये वाला एरिया, ये इंडिया में बना लूं तो ये वाला एरिया, ठीक है, समुद्र के किनारे वाला एरिया। क्योंकि इस साइड हमने देखा था ना, इस साइड क्या है? इस साइड हमने देखा था अरेबियन सी है, इस साइड क्या देखा था हमने? अरेबियन सी। इस साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल। इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड क्या है? इस साइड बे ऑफ बंगाल है। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो यानी ये तो मैंने जस्ट ऐसी बता रही हूँ। तो हमने क्या देखा कि कौन सा एरिया है? कोस्टल एरिया। तो किंगडम्स की बात हो रही है कोस्टल एरिया में, ऐसे किंगडम्स, ऐसे एम्पायर, ऐसे राज्य जो समुद्र के पास वाले होंगे, तटीय क्षेत्र में होंगे। The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateaus and river valleys. अगर हम बात करें southern half of the subcontinent, कॉन्टिनेंट की हम बात करें, तो ये वाला हिस्सा, ये कैसा है? ये पूरा पानी, मतलब साइड साइड में पूरा पानी पानी, यहाँ भी इस साइड पानी पानी से घिरा हुआ है ना। तो अच्छी सी कोस्ट लाइन है, लंबी सी कोस्ट लाइन। ऑब्वियसली यहाँ पानी अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल यानी पानी। हिल भी मिलेंगे छोटे छोटे, मतलब हम यहाँ पे पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज भी देखने को मिलेंगे, और जो है रिवर वैलीज भी देखने को मिलेगी, रिवर वगैरह।
amongst the river valleys that of the Kaveri is the most fertile। अगर हम बात करें इन रिवर वैलीज में से कावेरी जो नदी थी, जो कावेरी रिवर थी वो क्या थी, अच्छी उपजाऊ, मोस्ट फर्टाइल थी, बहुत उपजाऊ नदी थी। Chiefs and kings who control the river valleys and the coast became rich and powerful। अब ऐसे राजा महाराजा, ऐसे किंग जिनका एरिया इन कोस्ट के पास होगा तो बढ़िया हिल वाला एरिया है ना, रिवर वैलीज है ना, बढ़िया ऐसा एरिया है, कोस्टल एरिया उनके कंट्रोल में, तो वो कैसे थे, वो अच्छे खासे रिच और पावरफुल बन गए थे, है ना। संगम पोएम मेंशन द मूवेंडर। अब जो संगम पोएम है, जो संगम लिटरेचर देखा था ना हमने, तो वो संगम पोएम ने किसके बारे में बताया, मूवेंडर के बारे में। संगम पोएम ने किसके बारे में बताया, मूवेंडर के बारे में। तो आप बोलोगे मैम ये मूवेंडर है या भवंडर है, कोई जैसे तूफान आ रहे क्या, नहीं नहीं, कोई भवंडर नहीं, मूवेंडर है जिनके बारे में संगम पोएम में हमें देखने को मिलता है। तो क्या है ये, क्यों है ये, क्या टर्म किसके लिए यूज हो रहा है, वो अभी हम देखते हैं। इतना देख के ये समझ में आया कि ऐसे किंगडम्स जो क्या थे, ऐसे चीफ, ऐसे किंग जिनका भाई राज्यपाट ऐसे ऐसे यहाँ इन एरियाज में होगा, कोस्टल एरिया के पास होगा, इस तरीके से, तो क्या बन गए, अच्छे खासे पावरफुल बन गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्यूज है, हिल्स है ना, रिवर वैलीज है, ठीक है। चलो, दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ्स। किस टर्म की बात हो रही है, मूवेंडर, मूवेंदर क्या है, तमिल वर्ड, मूवेंदर क्या है, तमिल वर्ड, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है थ्री चीफ्स। क्या मतलब है जिसका, जिसका मतलब है थ्री चीफ्स। अब ये किन तीन लोगों के लिए यूज हो रहा है, ये जो थ्री चीफ्स हैं, कौन है थ्री चीफ्स, मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि ऐसे में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कौन कौन है भैया, देख लेते हैं हम। चोल्स, चेराज और पांड्यास। कौन कौन है, चोल्स हैं, चेराज है और पांड्यास है, ठीक है। CCP ऐसे भी याद कर सकते हो, मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म जैसे से बता रही हूँ, CCP करके, है ना। तो चलो ये हटा देते हैं, अभी इस पे फोकस करते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे। अभी ये तो मैंने बना दिया, इसको रीड करते पहले। ये मूवेंदर क्या है, तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है तीन चीफ, है ना। चीफ यानी भैया आपको पता ही है, फिर हेड, चीफ, यूज फॉर हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज, तीन रूलिंग फैमिलीज के हेड के लिए यूज किया जाता था। कौन कौन थे, द चोल्स थे, चेराज और पांड्यास। चोल्स, चेराज और पांड्यास के लिए ये यूज होता था, चोल्स, चेराज और पांड्यास। मूवेंडर क्या है, एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्री चीफ्स, तीन चीफ, है ना। किन के लिए यूज हो रहा है, किन हेड के लिए यूज हो रहा है, ये चोल्स के लिए, चेराज के लिए और पांड्यास के लिए यूज हो रहा है। Who became powerful in South India, जो साउथ इंडिया में क्या बन गए थे, बड़े ही पावरफुल राज्य था जिनका अच्छे खासे किंग्स थे 23 ईयर्स अगो, है ना, 2300 ईयर्स अगो, ठीक है। 2300 साल पहले ये जो राजपाट था, किसका राजपाट था, हम बात कर रहे हैं चोल्स का, चेरास का और पांड्यास का, जिनको थ्री चीफ्स यानी तमिल में मूवेंदर कहा जाता है, मूवेंदर, ठीक है। तो क्या थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल थे 2300 ईयर्स अगो। Each of the three chiefs had two centers of power, one inland and one on the coast। अब ये तीनों ही chiefs के पास क्या थी, दो पावरफुल सेंटर्स थे। क्यों थे पावरफुल, कुछ तो बात होगी। देखो, एक तो अच्छा खासा जमीन वाला एरिया अच्छा खासा होगा इनके अंडर में, दूसरा कोस्ट वाला एरिया, वही समुद्र के पास वाला एरिया, है ना, समुद्र वाला एरिया, कोस्ट लाइन इनके अंडर में होगी, साथ में जमीन वाला एरिया, इनलैंड। Of these 6 cities, 2 were very important, पोहार और कावेरीपट्टनम, the port of the Chols। अगर हम बात करें 6 cities में से 2 cities क्या थी, काफी इंपॉर्टेंट थी। कौन सी, पोहार, जिसको कावेरीपट्टनम भी कहा जाता है, जो क्या था, ये पोर्ट था, किसका, चोल, जो चोल साम्राज्य था उनका पोर्ट था, है ना, सी पोर्ट होता है ना, समुद्र का पोर्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा सेकंड, मदुरई क्या था, ये कैपिटल थी किसकी, पांड्यास की। मदुरई क्या थी, पांड्यास की कैपिटल थी। क्लियर हुआ। तो ये क्या थे, बड़े ही पावरफुल, शक्तिशाली राज्य थे, किसके, चोल्स, चेराज और पांड्यास, जिन्हें थ्री चीफ्स तमिल में मूवेंदर कहा जाता है। 6 सिटीज में से 2 सिटीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, एक थी कावेरीपट्टनम या पोहार जिसे कहा जाता है, क्यों, क्योंकि पोर्ट था चोल्स का। दूसरा हमने देखा मदुरई, जो किसका था, किसका जो कैपिटल था, पांड्यास का।
ठीक है, चल। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, जो चीफ थे, इन लोग की बात हो रही, वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। नॉट कलेक्ट, वो क्या नहीं करते थे, रेगुलर टैक्स कलेक्ट करने का काम नहीं करते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल, उसके बदले क्या करते थे, डिमांड करते थे। ये डिमांड करते थे और या पीपल जो लोग हैं इनको गिफ्ट दे देते होंगे, ठीक है, या डिमांड करते थे कि भाई ठीक है आप मतलब गिफ्ट देना, या खुद से लोग अपनी तरफ से दे देते होंगे, ठीक है। They also went on military expeditions and collected tribute from neighboring areas. वो क्या करते थे, ये military expeditions में भी जाते थे। क्या करते थे, जैसे कोई मिलिट्री है ना, मिलिट्री एज इन मिलिट्री से क्या समझ रहे हो, कोई भी इस तरीके के वॉर वगैरह इस पे जा रहे हैं, जंग वगैरह में, तो वहां से क्या करते थे, ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे, ठीक है। नेबरिंग एरिया से, आसपास के जो नेबरिंग एरिया से, पड़ोसी एरिया से, वहां से ट्रिब्यूट इन्हें मिलता था। यानी टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे रेगुलरली, इनको गिफ्ट या तो डिमांड करते थे या मिलते थे। They kept some of the wealth and distributed the rest amongst their supporters, including members of their family, soldiers and poets. ये क्या करते थे, कुछ पैसा, wealth रखते थे खुद के लिए और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते थे। किनको, अपने सपोर्टर्स को दे दिया। सपोर्टर्स कौन, जो इनके फैमिली मेंबर्स हो गए। दूसरा सोल्जर्स को दे दिया, सिपाहियों को दे दिया और पोइट्स को दे दिया। क्लियर आया समझ में। तो इस तरीके से इनका काम चलता था। किन की बात कर रहे हैं हम, इन्हीं चीफ्स की बात कर रहे हैं कि रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, जबकि सोचो पावरफुल थे, फिर भी टैक्स कलेक्शन का रेगुलर इनका सिस्टम नहीं था। कोई भी राजा टैक्स कलेक्ट करता है तो और वेल्थ आती है ना उसके पास, भले वो पब्लिक वेलफेयर के लिए करता है, लेकिन वेल्थ तो आती है। लेकिन ये रेगुलर नहीं थे, इनको या तो ट्रिब्यूट मिल जाता था, डिमांड कर देते थे, या कोई गिफ्ट दे देता था। क्लियर, चल। Many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine cloth. अब जो poets थे वो क्या करते थे, उनके जो compositions थे वो इनकी तारीफ में, जो संगम कलेक्शन जो कंपोज करते थे पोएम्स, इनकी प्रेज में, इनकी तारीफ में, है ना, इनकी तारीफ में अक्सर क्या करते थे, पोएम्स वगैरह बनाते होंगे बढ़िया राजा की तारीफ में। अब राजा की तारीफ में जब पोएम बना रहे हो, उनको प्रेस कर रहे हो, तो राजा बदले में कुछ तो देगा। तो राजा क्या करता था, उनको रिवॉर्ड करता था। प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर दे दिए, गोल्ड दे दिया, है ना, घोड़े वगैरह दान दे दिए, है ना, एलिफेंट गिफ्ट में दे दिया, चैरियट रथ दे दिया, या अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्लॉथ दे दिए। क्यों, राजा बोलता ना कि वाह आप तो मेरी तारीफ में ऐसा कर रहे हो, तो गुड। Around 200 years later, a dynasty known as the Satavahanas became powerful in Western India. लगभग 200 साल बाद एक और डायनेस्टी आई, कौन सी, सतवाहन्स। कौन सी डायनेस्टी आई, सतवाहन्स आई, जो क्या बन गई, वेस्टर्न इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में। अगर हम देखेंगे वेस्टर्न, आपको पता ही ना, ये ईस्ट, चलो इंडिया का मैप ही बना लेते इस तरीके से, वैसे तो पता ही होगा। ये वाला एरिया वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये वाला एरिया, तो इन पार्ट्स में क्या पावरफुल बन गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहनास वॉज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। अब इनमें से सतवाहन की जो बात हो रही है ना, जो 200 साल बाद ये पावरफुल डायनेस्टी बन गई वेस्टर्न इंडिया में, तो इनमें से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, सतवाहन्स का इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, होता है ना कि इंपॉर्टेंट खास रूलर, जैसे हम मौर्यन डायनेस्टी में बोलते हैं अशोका, है ना, तो ऐसे ही कौन थे, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। कौन थे, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। क्लियर। We know about him from an inscriptions composed on behalf of his mother गौतमी बलश्री। हमें इनके बारे में ऐसे कैसे पता चलता है भाई, कैसे पता चल पाता है, जो इंस्क्रिप्शंस किसने कंपोज किए थे, उनकी मदर ने, है ना, जो इनकी मदर किसकी, गौतमी पुत्र श्री हम बोले सतकर्णी, तो उनकी मदर गौतमी बलश्री ने, इन्होंने इंस्क्रिप्शंस में हमें देखने को मिलता है इनके बारे में। किसके बारे में, जिनके बारे में हमने देखा, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। He and other Satvahans ruler were known as lords of Dakshinapथ, literally the route leading to the south. वो और उनके साथ के और भी जो सतवाहन रूलर होंगे, है ना, उनको क्या माना जाता था, लॉर्ड, भगवान किसका, दक्षिणपथ, लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणपथ। दक्षिण यानी साउथ, पथ यानी रास्ता, दैट मीन्स लिटरली दैट द रूट लीडिंग टू द साउथ, ऐसा रूट, ऐसा भाई रास्ता जो साउथ की ओर जाता है, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो बीच में ऐसे पड़ता है ना कि भाई इनके राज से होकर गुजरना है, इस तरीके से। Which was also used as name for entire southern region, जो किसके लिए भी यूज होता था, पूरे सदर्न रीजन को, साउथ का जो पूरा एरिया था उसके लिए यूज होता था। ठीक है, तो इनको क्या बोलते थे, दक्षिण पथ के भाई लॉर्ड,
भगवान कह लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रूट था साउथ के लिए, जो रूट था, साउथ के लिए जो रूट जा रहा है, साउथ के लिए जाना है ना, हमें साउथ की तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं इंडिया बना देती हूँ, हमें साउथ की ओर जाना है, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे पड़ता होगा बीच में, अगर हमें साउथ की ओर जाना है, ठीक है। ही सेंट हिज आर्मी टू ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। वो क्या करते थे भाई, अपनी आर्मी भेजी थी उन्होंने ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट में, यहाँ भी है ना वेस्टर्न भी और जो है ईस्टर्न कोस्ट में। क्लियर? ईस्ट इस साइड है। सिल्क रूट एंड द कुशंस। अब क्या देखेंगे भाई, सिल्क रूट के बारे में और कुशंस के बारे में, इनका क्या लेना देना है। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। देखो जो राजा महाराजा है ना, उनको ना रूट, रास्तों को कंट्रोल करने का बड़ा शौक रहता था। वो चाहते थे रूट, चाहे वो ट्रेड रूट वाला एरिया हो, ट्रेवल रूट वाला एरिया हो, क्या करें हम, कंट्रोल करें। यानी जो हमारे रास्ते से जाएगा उससे हम टैक्स वसूलेंगे, या जो हमारे रास्ते से ट्रेड करने के लिए जाएगा तो उससे टैक्स वसूलेंगे, ट्रिब्यूट लेंगे, गिफ्ट लेंगे, है ना, तो फायदा होगा। This was because they could benefit from taxes, tributes and gifts that were brought by traders traveling along the route. अब जो व्यापारी आते होंगे, है ना, कि भाई हमें तो ये राजा के जो मार्ग है, जो राजा का एरिया है ना, राज्य है, वहां से होके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यापार का रास्ता वहीं से, तो व्यापार का रास्ता वहीं से, तो पहले इजाजत, चलो वो तो मिल गई, फिर राजा को टैक्स देंगे तो राजा का फायदा, गिफ्ट देंगे राजा का फायदा, है ना, ट्रिब्यूट देंगे राजा का फायदा। तो वो चाहते थे कि राजा लोग का मेन, कोई भी राजा, वो यही चाहता था कि भाई रूट हमारे कंट्रोल में हो, ताकि जो लोग यहाँ से जाए, जिनको जरूरत हो, तो हम इसके बदले पे करेंगे ना, वो कि आप हमारे एरिया से जा रहे हो, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, व्यापार करने जा रहे हो, है ना, ट्रेड रूट है। तो दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिटेड फ्रॉम टैक्स, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलोंग दी रूट। जो ट्रेडर लाते थे कि चलो भाई वो राज्य से गुजरना है, वो तो राजा का राज्य है, वो राजा है, तो उनके लिए तो अच्छा सा उपहार ले जाना पड़ेगा, उनको खुश करने के लिए, है ना, उनके लिए या तो उनको टैक्स देना पड़ेगा अच्छा खासा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. अब अगर ट्रेडर जा रहे हैं तो ट्रेडर के पास क्या रहेगा, सामान रहेगा, तो किसी ने चोरी कर लिया तो चोर का तो बड़ा फायदा। तो बदले में ऐसा नहीं है, राजा क्या करता था, उनको सुरक्षा देता था कि आपको मेरे एरिया से आप गुजर रहे हो तो सुरक्षा मिलेगी, मेरा जितना एरिया, जितना जब तक आप मेरे एरिया से बाहर नहीं निकल जाते तो आपको सुरक्षा मैं प्रदान करूंगा, ठीक है, कि कहीं भाई कोई चोर चकारी ना कर ले आपके सामान की, ठीक है। The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushans, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. अब जो उनमें से एक बड़े फेमस बेस्ट नोन रूलर कौन थे, जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल में करा हुआ था, जो थे कुशंस, जिन्होंने रूल करा था सेंट्रल एशिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ यहाँ है, वेस्ट यहाँ है, तो इस एरियाज में इनको कंट्रोल में करा होगा, ठीक है। और यहीं से जाने के लिए सेंट्रल एशिया में जाना है तो ये वाला एरिया, तो बेसिकली ये एरिया को कंट्रोल में करा होगा किसने, कुशान्स ने। अराउंड 2000 ईयर्स अगो देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। उनके किसके, कुशन्स के दो पावरफुल सेंटर्स थे, होता है ना कि पावरफुल सेंटर्स कौन से थे, एक था पेशावर, दूसरा था मथुरा। अगर आपको याद हो, जब हम सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे ना कि कोई भी सिटी इंपॉर्टेंट क्यों बनती, बहुत सारे रीजंस के कारण। तो मथुरा की तो बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी। एक चीज़ और पढ़ी थी कि मथुरा क्या है, सेकेंड कैपिटल थी, किसकी, कुशन्स की, ठीक है, क्लियर हुआ। तो वही क्वेश्चंस की बात हो रही है कि मथुरा और पेशावर क्या है, पावरफुल सेंटर थे, जिनके अंडर में सिल्क रूट था, जिनका राज सेंट्रल एशिया, ठीक है, जिन्होंने सेंट्रल एशिया और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रूल करा था। क्लियर, चलो। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी उनके किंगडम में इंक्लूडेड थी, क्योंकि तक्षशिला में कहाँ मिलेगी, तक्षशिला ऐसे यहाँ मिल जाएगी, है ना। हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पे, जब मौर्यंस का पढ़ रहे थे, किसका पढ़ रहे थे हम, लास्ट चैप्टर जो था हमारा अशोका का, तो हम देख रहे हैं तक्षशिला यहाँ मिलती है हमें नॉर्थ वेस्ट साइड, इस एरियाज में नॉर्थ वेस्ट साइड। तो तक्षशिला भी इनका अच्छा एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, उन्होंने उसको भी अपने अंडर में ले लिया था। मतलब during their rule, a branch of Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westwards to the Roman Empire. अब धीरे धीरे एरिया बढ़ाया गया, तो इन्होंने क्या करा, जो सिल्क रूट की ब्रांच जो एक्सटेंड करी और फैलाई, रूट को और फैलाया, कहाँ से, सेंट्रल एशिया से नीचे को, कहाँ, सी पोर्ट्स की तरफ, किसके माउथ की तरफ, जहां से भाई रिवर इंडस आती है वहां की तरफ। अब फ्रॉम वेयर, क्यों, क्योंकि सिल्क क्या करा जाता था, वहां से शिप किया जाता था, किस तरफ, वेस्टवर्ड साइड, यानी रोमन एम्पायर की तरफ, वहां पे सिल्क जो है शिप किया जाता होगा, सिल्क को वहां भेजा जाता होगा, डिमांड होगी। क्लियर,
आया समझ में? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है? ये बताओ आपने अभी तक भाई लाइक किया कि नहीं किया? कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं होगी। लाइक शेयर किया कि नहीं किया? जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से, फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए बिना किसी भी कंजूसी के। क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। चलो, सम इंपॉर्टेंट डेट्स। अब क्या है, चैप्टर तो हमारा एंड हो गया है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट डेट्स जो दी गई है, जो चैप्टर में भी थी, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं और कुछ अलग से भी। बिगनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट। हाँ, हमने बहुत अच्छे से देखा था कि आयरन का यूज, बिगनिंग ऑफ आयरन यूज, ठीक है, बिगनिंग ऑफ आयरन यूज कब हुआ था सब कॉन्टिनेंट में? 3000 ईयर्स अगो। कब हुआ था? 3000 ईयर्स अगो। इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन सिटीज पंच मार्क कॉइन्स। अब जो यूज था आयरन का, ठीक है, आया था यूज करना तो ठीक है, यूज करना स्टार्ट कर, लेकिन और ज्यादा यूज इंपॉर्टेंट कब बना था कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब काम में आ रहा है आयरन? तो लगभग 2500 ईयर्स अगो। बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर कब कंपोज हुआ था, कंपोज होना शुरू हुआ था? 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स अगो। सेटलमेंट इन अरिकमेदु। तो हमने देखा था भाई अरिकमेदु, वही जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी थी अरिकमेदु के बारे में, पुडुचेरी में, जहाँ पे वेयर हाउस मिला था, मतलब मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर मिला था, है ना। हमने मेडिटेरेनियन रीजन के यहाँ पे पॉटरी भी देखी थी, एम्फोरा वगैरह याद करो। हमने देखे थे ग्लास वेयर भी थे, है ना, रोमन ग्लास वगैरह, बहुत सी चीजें देखी थी, बीड्स वगैरह, है ना। तो उसी अरिकमेदु की बात हो रही है। तो ये 2200 से 1900 तक का इनका जो था, ठीक है, टाइमलाइन। डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग। सिल्क मेकिंग स्टार्ट जो हुआ था, उसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 7000 ईयर्स अगो। चोल्स, चेरास और पांड्यास कब इंपॉर्टेंट थे? लगभग 2300 ईयर्स अगो। हमने पढ़ा था ना, बहुत जो है पावरफुल जो बन गया था, ये किंगडम बन गया था। ग्रोइंग डिमांड फॉर सिल्क इन रोमन एम्पायर। जो डिमांड है सिल्क की रोमन एम्पायर में कब बढ़ गई थी? लगभग 2000 ईयर्स अगो। देखा नहीं वो सिल्क जो कुशंस के रूट से, उन्होंने सिल्क रूट को वेस्टवर्ड साइड ऐसे कर दिया था ताकि जो सिल्क है शिप होता था, किस तरफ जाता था? शिफ्ट करा जाता था रोमन एम्पायर के लिए। कनिष्क द कुशान रूलर अबाउट 1900 ईयर्स अगो। कनिष्क कौन था जो कुशान रूलर था? 1900 ईयर्स अगो था। फाक्शेन कम्स टू इंडिया अबाउट 1600 ईयर्स अगो। स्वांगशेंग कम्स टू इंडिया अपार composed devotional poems in praise of Shiva about 1400 years ago। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डेट्स में दी गई है चैप्टर के एंड में। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? इसी के साथ हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एंड होता है। आई होप अच्छे से हर चीज़ समझ में आई होगी। दोबारा से रिवीजन था, वन सिटिंग में समझने के लिए था। चैप्टर कोई बहुत बड़ा था नहीं, लेकिन टर्म्स बड़े बड़े इंपॉर्टेंट थे काफ़ी, है ना। तो फाइनली इसको समझा, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। तो कॉमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।